A very good afternoon to you. रुचि, मुस्कान, अवानिका, गुड आफ्टरनून. आप लोग का मैसेजेस मेरे पास आना स्टार्ट हुआ है. वॉइस वगैरह ठीक आ रही है क्या? कंफर्म कर दीजिएगा. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज की आज थर्ड रिवीजन क्लास है. ठीक है, प्लीज़ कंफर्म वेदर द ऑडियो इज़ ओके. भूपेंद्र, नीलाकाश, गुड आफ्टरनून. भूपेंद्र बोल रहा है चरण स्पर्श, आयुष्मान भव. पूजा, प्रिया, आलोक, कांता, अंकित, खुशी, विनीत, रोहित, साक्षी, अंजलि. सो गुड आफ्टरनून आप लोग को. तो मेरे साउंड का, ऑडियो का भी अप्रूवल आ गया कि सर ऑडियो ठीक आ रहा है. रिया, शुभांकर, ओके, चलिए ऑल ओके. सो वी आर सिटिंग ऑन द 5th ऑफ जून. ओके, और इसको अपने बोल सकते एक तरह से ये अनलॉक 1 स्टार्ट हुआ है. जैसे लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 था ना, तो दिस इज़ लाइक अनलॉक 1. ठीक है, तो अनलॉक 1 में किस तरह से अपने धीरे धीरे खुल रहा है चीज़ें, फिर अनलॉक 2 में क्या होगा, अनलॉक 3 में क्या होगा, वगैरह वगैरह. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी आर इनटू नाउ. जैसा मैं बोल रहा हूँ कि ये रिवीजन क्लास कराते समय मेरे मन में मेनली 2 टर्म्स के बच्चे हैं. एक तो जो अभी जुलाई अगस्त में बैठने वाले हैं, और दूसरा जो लोग नवंबर में बैठने वाले हैं. ठीक है ना, तो इसलिए मैं बहुत राइट लेफ़्ट बातें नहीं कर रहा हूँ. मैं टू द पॉइंट बात कर, राइट लेफ्ट करता भी हूँ तो एफएम के बदले इको ला देते हैं. ठीक है ना, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट मोदी इज़ डूइंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट निर्मला सीतारमन इज़ डूइंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आरबीआई ने क्या किया है, स्टॉक मार्केट क्या चल रहा है, ट्रंप क्या कर रहा है, चाइना वुहान में क्या हुआ. ठीक है, तो अपने कुछ भी ये सब बातें नहीं कर रहे, अपने केवल बातें कर रहे हैं पढ़ाई की. ठीक है, बिकॉज आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, तो मेरे को करेक्ट लाइट में लीजिएगा. नाउ आज जो टॉपिक करना है आपने को वो कैपिटल स्ट्रक्चर है. और मेरे को हमेशा ऐसा फील हुआ है कि कैपिटल स्ट्रक्चर वन ऑफ द कंसेप्चुअल टॉपिक है. लेवरेज, हाइट्स ऑफ मैकेनिकल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसेप्चुअल है, बट देन इतने सारे सम्स करने के बाद मैकेनिकल हो जाते हैं. पर कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है. मतलब फैक्ट है, ऑल्दो मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए, पर मैं ये बोल रहा हूँ, प्लीज़ सुनिएगा ठीक से, और आप में मेच्योरिटी होगी तो समझेंगे. दिस इज़ द एज ऑफ एक्सप्रेशन, नॉट परसेप्शन. कहने का मतलब है नॉलेज को परसीव करने का ये एज नहीं है. ये एज क्या चल रहा है, केवल नॉलेज को दिखाने का. तो विच मीन्स दैट पूरा इंटरनेट नॉलेज से भरा हुआ है. नॉलेज माने क्या हुआ है, इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है. कोई कुछ नहीं भी जानता है, थोड़ा बहुत जानता है, तो भी तोड़ मरोड़ के वो अपने आप को प्रिपेयर करके 1-2 घंटे का लेक्चर ले सकता है. ऐसा स्थिति चल रहा है. एक 12 ईयर ओल्ड किड जो है ना, वो बता देगा यहाँ से लेके मून का कितना लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है, क्योंकि ये तो सब इंटरनेट पे भरा हुआ है ना. तो ऐसा वाला हाल हो रहा है. कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा चैप्टर जो है वो बहुत कंसेप्चुअल है, उसको पढ़ाने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए. ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. मैंने जो देखा है, मैं 18 से लेके अभी तक न्यू सिलेबस में जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है ना 20 नंबर का, 5-5 नंबर का तोड़ के, उनमें कैपिटल स्ट्रक्चर जनरली आ रहा है. यानी आप मोस्ट प्रोबेबली जो पेपर खोलोगे तो क्वेश्चन नंबर 1A, B, C, D जो 20 नंबर का आता है, उसमें से एक क्वेश्चन कम से कम कैपिटल स्ट्रक्चर का आने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है. तो उस नज़रिए से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 में 10 नंबर का भी आ सकता है, बट खासकर क्वेश्चन नंबर 1A, B, C, D 5 नंबर का कैपिटल स्ट्रक्चर आने का बहुत उम्मीद है. ठीक है, और एक चीज़, जो थियरी वाला पोर्शन होता है ना, काफ़ी बार वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर से आता है अगर कोई थियरी में जा रहा है तो ये इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का. ठीक है ना. अब जाहिर है ये चैप्टर तो ये डील कर रहा है कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है, जस्ट 1 सेकेंड स्क्रीन दिखा देता हूँ. कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें जो लॉन्ग टर्म फंड्स है, लॉन्ग टर्म फंड्स, ओके, इक्विटी, डेट, एक बार प्रेफरेंस का बात नहीं कर रहा हूं, उसका मिक्स क्या होना चाहिए. ओके, उसका मिक्स, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर. व्हाट शुड बी द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी इन अ फर्म. ठीक है, तो क्लास में अपने बात किए थे कि सर अगर अपने डेट को ज़्यादा करेंगे, ठीक है, तो उससे केडी, केई एंड केसी पे क्या इफेक्ट होगा,
एंड वैल्यू ऑफ द फर्म पे क्या इफेक्ट होगा, यही तो ये चैप्टर है। अगर डेट को बढ़ाएंगे तो केडी, केई और केसी पे क्या इफेक्ट होगा, अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ द फर्म पे क्या इफेक्ट होगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, तो जो ये चैप्टर एड्रेस करता है, और इसको एड्रेस करने में ये चैप्टर दो डायरेक्शंस में जाता है। एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर का थियरीज, एमएम मॉडल वगैरह, और दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस की रियल लाइफ। तो एक है थियरीज और एक है प्रैक्टिस, ठीक है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज में लोग जनरली स्ट्रगल करते हैं, मैं थियरीज के अंदर भी प्रैक्टिकल का बात कर रहा हूँ। तो इसमें एक पॉपुलर सम आता है किसका, एमएम मॉडल का, ठीक है। एमएम मॉडल का सम इसमें सबसे मेन कॉमन होता है जो हर बार आता है। और एमएम मॉडल ने ये बोला कि अगर ये फर्म ए है और ये फर्म बी है और ये दोनों फर्म का बिजनेस सेम है, इन दोनों फर्म का धंधा सेम है, बिजनेस सेम है, सीमेंट सीमेंट, स्टील स्टील, तो उस केस में दोनों फर्म्स फॉल इन द सेम रिस्क क्लास। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसलिए मैं अभी मैसेजेस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मेरा ध्यान है आपको समझाने पे, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ए और बी अगर दोनों का सेम धंधा है, सेम बिजनेस है, तो इन दैट केस दे फॉल इन द सेम रिस्क क्लास। एंड इफ दे फॉल इन द सेम रिस्क क्लास, और अगर इनका EBIT सेम है, अगर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम है, तो वैल्यू ऑफ फर्म ए शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म बी। ओके, VA शुड बी इक्वल टू VB, डजंट मैटर इनमें डेट है या डेट नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है A अनलीवर्ड फर्म है, B लीवर्ड फर्म है, यानी A में केवल इक्विटी है और B में इक्विटी प्लस डेट है, पर दोनों फर्म का वैल्यू सेम होना चाहिए अगर ये लोग सेम रिस्क क्लास में है और इनका EBIT सेम है तो। ये MM ने बोला, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर इज इरेलीवेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट मैटर एट ऑल। डेट रेज करो या इक्विटी रेज करो फर्क नहीं पड़ता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, उसका जवाब आप लोगों ने कल दे दिया था। क्या, जब मैंने बोला था डेट को बढ़ाएंगे तो डेट तो सस्ता है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरना चाहिए। हाउएवर डेट को बढ़ाने से जो शेयर होल्डर्स है ना, दे आर फेसिंग बिजनेस प्लस फाइनेंशियल रिस्क। शेयर होल्डर्स का ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज दोनों चालू हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली शेयर होल्डर्स के रिस्क के कारण वो लोग को ज़्यादा केई चाहिएगा, केई विल गो अप और केसी विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो ये अपना NOI अप्रोच भी यही था और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और उसमें ये ग्राफ था, ये था डेट बाय इक्विटी और ये था अपना KD, KE और KC। ओके, ये थियरी वाला पोर्शन बता रहा हूँ। तो अपना डिस्कशन हुआ था कि सर कॉस्ट ऑफ डेट तो बहुत ही कम होता है, ये कॉस्ट ऑफ डेट है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ते जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ते जाएगा क्योंकि शेयर होल्डर्स आर टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क ऑल्सो। सॉरी, गलती बना दिया मैंने, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ते जाएगा, ठीक है, बिकॉज शेयर होल्डर्स बिजनेस प्लस फाइनेंशियल रिस्क ले रहे हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगा, सेम। ये ग्राफ था NOI अप्रोच का। दिस वॉज द ग्राफ ऑफ द NOI अप्रोच। KC इज नॉट अफेक्टेड वेदर आप डेट ले या नहीं ले। तो MM मॉडल विदाउट टैक्सेस और NOI अप्रोच दोनों सेम है। MM मॉडल विदाउट टैक्सेस और NOI अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, दोनों सेम है। MM मॉडल विदाउट टैक्सेस और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच दोनों सेम है। अब MM आगे आया और MM ने बोला अगर टैक्स है दुनिया में, अगर टैक्स है तब तो डेट पे टैक्स शील्ड मिलेगा, डेट पे टैक्स शील्ड मिलेगा। तो सिंस डेट पे टैक्स शील्ड मिलेगा, देयरफॉर VL विल बी इक्वल टू VU प्लस क्या, बताइए। डेट पे टैक्स शील्ड मिलेगा तो VL इक्वल टू VU प्लस क्या, प्लीज़ बताइएगा। अगर टैक्स है MM वर्ल्ड में तो लीवर्ड फर्म का वैल्यू अनलीवर्ड फर्म के वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। और कितना ज़्यादा होगा, उसका फॉर्मूला क्या था, जो ज़िंदगी भर टैक्स शील्ड मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू, उसका फॉर्मूला क्या था, वेट कर रहा हूँ। VL इक्वल टू VU प्लस, VL इक्वल टू VU प्लस, यस जवाब आया। कांता, राहुल, अंजलि, ऋषिकेश, ऋतिक, जतिन, शिवल, रोहित, शुभांकर, स्नेहा, मुस्कान, विनीत, ठीक है। T इंटू बी, तो VL इज इक्वल टू VU प्लस T इंटू बी, टैक्स रेट इंटू डेट। B को डेट बोल रहे हैं, बोरोइंग, आप T इंटू D लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। T इंटू बी या T इंटू D, डिपेंडिंग अपॉन आप डेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत जन को डाउट भी होता है कि सर टैक्स रेट डेट पे क्यों लगा दिए, 50 बार समझाए हुए, टैक्स रेट डेट पे नहीं लगाए हैं।
टैक्स रेट इंटरेस्ट पे लगाए हैं, पर ए बाई आई के फॉर्मूला से वो आई कट गया और बचा है टी डी। ठीक है, खैर वो सब चीज़ में अभी नहीं जाएंगे। तो दिस इज वी एल इक्वल टू वी यू प्लस टी डी। अब इस पे दो टाइप का सम्स आता है, टू टाइप्स ऑफ सम्स, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टू टाइप्स ऑफ सम्स। एक में दो फर्म्स दिया रहेगा ए और बी, एक अनलीवर्ड और एक लीवर्ड, और दूसरे में एक ही फर्म दिया रहेगा ए और वो फर्म अभी अनलीवर्ड है और अब वो फर्म लीवर्ड बनने वाला है। एक फर्म अभी अनलीवर्ड है, अब वो शेयर बाईबैक करेगा डेट बोरो करके, तो अनलीवर्ड फर्म लीवर्ड बनने वाला है, तो उसका सम आता है। दो टाइप का सम इसमें आता है, एक तो दो फर्म्स है सेम रिस्क क्लास, एक अनलीवर्ड एक लीवर्ड है, और दूसरा सम आता है एक ही फर्म है वो अनलीवर्ड है पर अब वो डेट उठा के इक्विटी का बाईबैक कर रहा है। तो स्टूडेंट का दोनों सम एकदम प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, स्टूडेंट का दोनों सम एकदम प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि मेरे को दोनों सम करना आता है। ये दोनों सम को करने के लिए कुछ जनरल फॉर्मूलाज चाहिए, सारे फॉर्मूलाज इस पे बेस्ड है ए बाई आई। ध्यान दीजिएगा, ये किसका फॉर्मूला है बताइए? पैट डिवाइडेड बाय के ई, ये किसका फॉर्मूला है? पैट डिवाइडेड बाय के ई किसका फॉर्मूला है? पैट बाय के ई किसका फॉर्मूला है? इससे क्या निकलता है? पैट डिवाइडेड बाय के ई, इससे क्या निकलता है प्लीज बताइएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी ए बाय आई, इससे क्या निकल रहा है? व्हाट आर वी कैलकुलेटिंग? पैट डिवाइडेड बाय के ई, इससे क्या निकलता है प्लीज बताइएगा? करेक्ट, ऋषिकेश का जवाब आया, हितेश का जवाब आया, अंकित का जवाब आया, ईशा का जवाब आया, स्नेहा का जवाब आया, प्रिया, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया मार्क्स लाने वाले हो। इससे वैल्यू ऑफ इक्विटी आता है जिसको बहुत जन एस से डिनोट करते हैं, एस फॉर शेयर ना, एस। वैल्यू ऑफ इक्विटी इज पैट बाई के ई। और आप लोग बताइएगा तो वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या है? ए बाई आई में वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या है? वेट कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या है बताइए? वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या है? अवानिका ने अनलीवर्ड फर्म वैल्यू बोला, अवानिका अभी अनलीवर्ड फर्म नहीं, वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब वो अलग बात है कि अगर अनलीवर्ड है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इज वैल्यू ऑफ द फर्म, वो एक अलग चीज़ है। आप बताइए वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या है? यस भूपेंद्र बताइए, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या है? किसी ने बोला बी प्लस एस, वो तो है ही यार, डेट प्लस इक्विटी ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म आएगा। मैं ए बाई आई वाला फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, ठीक है। ईशा ने बोला ई बी आई टी बाई के सी, कांता ने ही बोला ई बी आई टी बाई के सी। एक्चुअली जो करेक्ट फॉर्मूला है और जो आपको याद करना चाहिए वो है नोपैट बाई के सी। और वो अलग बात है कि अगर टैक्स नहीं है तो नोपैट इज इक्वल टू ई बी आई टी, अगर टैक्स नहीं है तो नोपैट इज इक्वल टू ई बी आई टी, ठीक है। सुभाशीष आप लिख रहे हो ई बी आई टी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, वो तो आर ओ आई का फॉर्मूला है। सुभाशीष आपने जो लिखा है ई बी आई टी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, वो तो आर ओ आई का फॉर्मूला है, ठीक है। मैं तो पूछ रहा था वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला, तो वैल्यू ऑफ द फर्म जो है उसका फॉर्मूला है अपना नोपैट डिवाइडेड बाई के सी। ऑफकोर्स अगर टैक्स नहीं है तो नोपैट इज ई बी आई टी, बिकॉज नोपैट क्या होता है? नोपैट तो ई बी आई टी इंटू वन माइनस टी होता है ना। नोपैट क्या होता है? ई बी आई टी इंटू वन माइनस टी, ठीक है ना। तो अगर टैक्स नहीं है तो ई बी आई टी बाई के सी, ठीक है। तो सही है ये, चलिए बहुत अच्छे। और ऑब्वियसली आपको पता है द गोल्डन फॉर्मूला V इज इक्वल टू बी प्लस एस, वो तो ऑब्वियस है, V इज इक्वल टू बी प्लस एस, ठीक है। और ऑल्दो दरकार नहीं पड़ता है बट फिर भी ये जो लाइन बनाया है ना, इसी का इक्वेशन बताएंगे आप प्लीज। ये ब्लू लाइन का इक्वेशन, ये ब्लू लाइन का इक्वेशन बताएगा कोई? वेट कर रहा हूं, ये ब्लू लाइन का इक्वेशन क्या है? ऑल्दो ये काम नहीं पड़ता है, मैं तो इसको यूज नहीं करता हूं, सम्स करते समय मैं इसको यूज एकदम भी नहीं करता हूं, फिर भी आपसे पूछ रहा हूं, बताइए फॉर्मूला क्या है? ब्लू लाइन का फॉर्मूला क्या है? अंकुर का नाम नहीं लिया तो चालू हुआ वाई इग्नोर मी, लगता है पुराना आदत होगा ना वहाँ से, ठीक है, सैस पे बोलने का। यार 50 जन आ रहे हैं, कोई भी नाम हो सकता है मिस हो जाए, कोई किसी को इग्नोर नहीं कर रहा है। जब यहाँ बैठे हैं तो आप समझिए आपके लिए ही बैठे हैं। के ई इक्वल टू बताइएगा प्लीज़। और राहुल एक ही चीज़ के पीछे लगा हुआ है, प्लीज़ MTP 2020 वाला क्वेश्चन करवा दीजिए क्लास में। ओके, आई हैव अ सेट एजेंडा, आई विल डू ऑल टाइप्स ऑफ सम्स, नॉट नेसेसरली व्हाट यू से, डोंट वरी। के ई का फॉर्मूला क्या है? के ई का फॉर्मूला पूछा अंजलि, के सी का नहीं। यस, के ई का फॉर्मूला बताया, श्रीधर ने बताया, के सी प्लस के सी माइनस आई इंटू डी बाई ई, अगर टैक्स नहीं है तो।
के ई इक्वल टू के सी प्लस के सी माइनस आई इंटू डी बाई ई, ठीक है, और टैक्स है तो इंटू 1 माइनस टी भी होगा। अगर टैक्स नहीं है तो ये फॉर्मूला था, पर ये फॉर्मूला काम नहीं आता है, ये फॉर्मूला काम नहीं आता है, तो मैं तो इसको इग्नोर करता हूँ, मैं इस फॉर्मूला को यूज़ नहीं करता हूँ, आई डोंट यूज़ इट, ठीक है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। वंश बोल रहा है बता दो, आई डोंट नो सर क्या बताना है, तो मैं अपने हिसाब से जो बता रहा हूँ आई होप उस पर सब चीज़ कवर हो जाएगा। चलिए अब सम्स पे चल रहे हैं, तो सम्स पे चल रहे हैं, अपने सम्स पे आते हैं। बैड लक, मैंने एमएम मॉडल का सम अपने उसमें लिया नहीं था राइटअप में, एमएम मॉडल का सम आई हैड नॉट टेकन इन द राइटअप, ठीक है। तो एक बार एमएम मॉडल के सम पे आते हैं। ये है आरटीपी, दिस इज आरटीपी, तो ये आप लोग मार्क कर लीजिए, रिवीजन टेस्ट पेपर है ये, रिवीजन टेस्ट पेपर। कब का रिवीजन टेस्ट पेपर है एक बार देख के बताता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। ये जो रिवीजन टेस्ट पेपर है दिस इज आरटीपी नवंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन मार्क आरटीपी नवंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 3। वंश पूछ रहा है बी और एस का मतलब क्या होता है। वंश बी का मतलब डेट है, एस का मतलब इक्विटी है। वंश बी का मतलब डेट है, एस का मतलब इक्विटी है। आप डेट के बदले डी लिख सकते हो, इक्विटी के बदले ई लिख सकते हो, ठीक है। नॉर्मली बुक में बी और एस लिखा हुआ है, यस। तो आई वाज सेइंग दैट नवंबर 18 का आरटीपी क्वेश्चन नंबर 3, नवंबर 18 का आरटीपी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग अपने आप, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूं। नवंबर 18 आरटीपी क्वेश्चन नंबर 3। तो रौनक इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी, अनलीवर्ड कंपनी, ऑल इक्विटी, नो डेट, विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ 25 लाख। तो 25 लाख इज वीयू, कॉपी में लिख लीजिए, 25 लाख वीयू है, 25 लाख इज वीयू, कॉपी में लिख लीजिए। एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 21%। तो जो अनलीवर्ड फर्म है उस पर जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 21% है। मैं क्लास में इसको केसी स्टार बोलता था, मैं क्लास में इसको केसी स्टार बोलता था। अनलीवर्ड फर्म का जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है केसी स्टार, खैर आपका जो मानो, खैर ध्यान रखिए ये 21% इनिशियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। और इनफैक्ट आप अगर फॉर्मूला सोचेंगे कि वैल्यू ऑफ द फर्म 25 लाख इज नोपैट बाई केसी, तो नोपैट कितना आ रहा है बताइए, नोपैट कितना आ रहा है बताइएगा, नोपैट कितना आ रहा है बताइएगा। हर एक कमेंट पे मैं कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि मैं छोड़ रहा हूँ। तो हितेश, आई एम नॉट कमेंटिंग अपॉन व्हाट यू हैव रिटन। नोपैट कितना है बताइएगा, नोपैट कितना है बताइएगा, अभी तक जवाब का वेट कर रहा हूँ। नोपैट कितना है बताइएगा, फर्स्ट लाइन के हेल्प से नोपैट कितना है, क्योंकि जो 25 लाख है वो तो नोपैट बाई केसी, 25 लाख जो नोपैट बाई केसी, तो नोपैट हो गया 21% ऑफ 25 लाख, 21% ऑफ 25 लाख, 21% ऑफ 25 लाख कितना, 5,25,000 लिख लीजिएगा। तो आप लोग लिखिएगा प्लीज साथ में, मैं अगर स्क्रीन से हटाऊंगा तो कम्युनिकेशन खराब होगा, आप लिख लीजिएगा। जो वी यू है वो 25 लाख है, वी यू 25 लाख है, के सी स्टार 21% है, आप उसको के सी लिखे तो बढ़िया रहेगा, वैसे के सी स्टार मैंने स्पेशल बोला था। और नोपैट जो है, नोपैट 21% ऑफ 25 लाख, 5,25,000, 5,25,000 नोपैट है। नोपैट और पैट इस फर्म का सेम ही है, इस फर्म का नोपैट पैट सेम है, अभी अनलीवर्ड फर्म है, ठीक है। होप लिख लिया है, जो बाद में पूछेगा 5,25,000 कहाँ से आया, तो इन दैट केस डिफिकल्ट होगा मेरे लिए बोलना। होप आपने लिख लिया है। वैल्यू ऑफ द फर्म, अनलीवर्ड फर्म 25 लाख, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, नोपैट बाई केसी, केसी 21% है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, नोपैट 5,25,000। कंपनी वांट्स टू बाई बैक इक्विटी शेयर्स वर्थ 5 लाख बाई इशूइंग एंड रेजिंग 15% परपेचुअल डेट। यानी कंपनी 5 लाख का डेट उठा के शेयर बाई बैक कर रहा है। प्लीज बैलेंस शीट इमेजिन करो, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इक्विटी था, अब इक्विटी में से 5 लाख हटा के डेट आ रहा है, तो बैलेंस शीट का साइज सेम है बैलेंस शीट का, पर उसमें इक्विटी 5 लाख हट के डेट आ रहा है, तो अब ये फर्म लीवर्ड बन रहा है, अब ये फर्म लीवर्ड बन रहा है। रेट ऑफ टैक्स में भी टेकन है 30% टैक्स रेट है।
आफ्टर द कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग, इसको तो कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग बोलेंगे ना, कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करना इज कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग, एंड अप्लाइंग द एमएम मॉडल विथ टैक्सेस यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट। क्या कंप्यूट करना है? मार्केट वैल्यू ऑफ जे लिमिटेड, नया वैल्यू निकालना है, तो वो क्या होगा? वी यू प्लस टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट निकालिए। मार्केट वैल्यू क्या होगा? नया वाला मार्केट वैल्यू वी एल इक्वल टू वी यू प्लस टी इंटू डेट, वी एल इक्वल टू वी यू प्लस टी इंटू डेट निकालिए। बिकॉज फर्म अनलीवर्ड था तो उसका वैल्यू 25 लाख था, अब फर्म लीवर्ड हो गया तो वी एल क्या होगा? वी यू प्लस टी इंटू डी, वी एल इक्वल टू वी यू प्लस टी इंटू डी। आंसर का वेट कर रहा हूं। वी एल इक्वल टू वी यू जो था वैल्यू प्लस टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट 30% ऑफ 5 लाख ऐड होगा, 1.5 लाख ऐड हो गया, आंसर आ गया होगा। 30% ऑफ 5 लाख, 1.5 लाख ऐड हो गया, 25 प्लस 1.5 लाख 26.5 लाख, 26.5 लाख आंसर, 26.5 लाख आंसर, 26.5 लाख आंसर। वी एल इज इक्वल टू वी यू प्लस टी इंटू डेट, तो वी यू क्या था? 25 लाख प्लस 30% ऑफ 5 लाख, 1.5 लाख ऐड हुआ, 26,50,000, 26,50,000 वैल्यू ऑफ द फर्म हो गया 26,50,000, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसके लिए 26,50,000 में से डेट 5 लाख है तो इक्विटी क्या? 21,50,000। 26,50,000 में से डेट 5 लाख है तो इक्विटी कितना? 21,50,000। 21,50,000 डेट है, ये इक्विटी है, ठीक है। 26,50 में 5 लाख डेट है तो इक्विटी क्या? 21,50,000। अब इक्विटी का फॉर्मूला लगाइए। अब इक्विटी का फॉर्मूला लगाने के लिए 1 मिनट सारा लिख लेते हैं, जिसको समझ में नहीं आएगा। वी यू इक्वल टू 25 लाख, सॉरी मैं स्लो जा रहा हूं। के ई इक्वल टू के सी इक्वल टू क्या बोलते हैं? के सी स्टार एक्चुअली है ये, के सी स्टार क्या था? 21%। तो वी यू इक्वल टू नोपैट बाई के सी, जिनको लग रहा है कि सही है वापस से क्यों लिख रहे हैं, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प, मेरे को लिखना पड़ेगा। सो 25 लाख इज इक्वल टू नोपैट बाय के सी स्टार, और के सी स्टार दिया हुआ था ना, सॉरी के सी स्टार तो 21% था, 21% 21, देयरफॉर नोपैट इज इक्वल टू 21% ऑफ 25 लाख, 21% ऑफ 25 लाख, दिस इज 5,25,000, 5,25,000। टैक्स रेट 30% था, देयरफॉर EBIT भी आ गया। EBIT 5,25,000 डिवाइड बाय 0.7, 5,25,000 बाय 0.7 कितना? नोपैट दिया हुआ था वो तो आफ्टर टैक्स EBIT होता है, तो 0.7 से डिवाइड कर दिए तो EBIT 7,50,000, EBIT 7,50,000। थैंक यू रुचि, 7,50,000। अब EBIT 7,50,000 है। अब अपने से पूछा था वो क्या, ठीक है, वो जो अपने से पूछा था वो अपने बाद में निकाल लेंगे, एक एक करके क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगा, तो VL इक्वल टू VU प्लस T इंटू B, जो लोग B लिखते हैं या D लिखते हैं, तो इक्वल टू 25 लाख प्लस टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट, यानी कि पॉइंट क्या था 3 इंटू 5 लाख ऐड कर दिए, तो ये हो गया 26,50,000, ये हो गया 26,50,000। फर्स्ट आंसर पूछा था नया वैल्यू फर्म का क्या होगा, तो जो फर्म का वैल्यू था 25 लाख प्लस टैक्स एडवांटेज 26,50,000। सेकेंड क्वेश्चन में KE निकालना है, तो KE मैं निकालना चाह रहा हूँ पैट डिवाइडेड बाय S, पैट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो S क्या है? S इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट, 26,50,000 माइनस 5 लाख, 26,50,000 माइनस 5 लाख, 21,50,000 जो है वो वैल्यू ऑफ इक्विटी है। ओके, और जो पैट है, पैट क्या होगा? EBIT माइनस I द होल इंटू 1 माइनस T। ओके, पैट क्या होगा? पैट बहुत जने निकाला है 4,72,500, मैं दिखा रहा हूँ। तो EBIT अपना 7,50,000 है, हमने जो डेट लिया उसका ब्याज क्या था? 15% था, देख लीजिए थर्ड लाइन 15%,
तो डेट का इंटरेस्ट हो गया 15% ऑफ 5 लाख। डेट का जो इंटरेस्ट है 75,000 इंटू 0.7, तो पैट क्या आ रहा है? व्हाट इज द पैट? 7.5 लाख माइनस 15% ऑफ 50,000, तो 7.5 लाख माइनस 75,000, द होल इंटू 0.7, 472,500। थैंक यू प्रिया। 472,500 ये अपना 472,500 ये अपना वो आया पैट। 472,500 अपना पैट आया। पैट आ गया, तो उस केस में के ई इक्वल टू पैट डिवाइडेड बाय एस, पैट बाय एस, तो 472,500 डिवाइड बाय 21,50,000 ऑफकोर्स इंटू 100, ऑफकोर्स इंटू 100, 472,500 बाई 21,50,000 इंटू 100, तो इन दैट केस 472,500 डिवाइड बाय 21,50,000 इंटू 100, 21.98%। यस अंकुर, थैंक यू प्रिया। अंकुर 21.98% इज द न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी पहले 21% था, अब 21.98% हो गया। 21.98%, ठीक है ना? 21.98% इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन का? क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है क्वेश्चन का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला नोपैट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म, बिकॉज हम लोग तो लीवर लेवरेज के बाद निकाल रहे हैं ना। जो नोपैट था डिवाइड बाय अब जो वैल्यू है इंटू 100, तो नोपैट तो वही है। नोपैट क्या था अपना? 5,25,000, 5,25,000, द होल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म था अपना 26,50,000 इंटू 100, इंटू 100, 5,25,000 बाई 26,50,000 इंटू 100 कितना आ रहा है? 21.9 आ रहा है क्या? लोग बोल रहे हैं 21.9, 5.25 डिवाइड बाय 26.5 इंटू 100 इक्वल टू 19.81 है ये। 19.81%, 19.81%, ठीक है, 19.81%। तो कमेंट मेरे हिसाब से क्या होगा? फिर इंस्टीट्यूट का देख लेंगे। कमेंट ये होगा, ड्यू टू टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट केसी गिर गया, वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ गया। ड्यू टू टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट केसी कम हो गया, वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ गया। ये मेरे हिसाब से कमेंट है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट क्या लिखता है वो रट लेना चाहिए, ठीक है, बिकॉज जो चेक करेगा ना वो चोमू वही देखेगा वहां जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर देख रहे हैं इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है, इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है वो देख रहे हैं, तो बहुत बढ़िया सम है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है वो देख रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये रहा, कमेंट में लिखा है एट प्रेजेंट द कंपनी is all equity financed, so KE KC 21%, however after restructuring KC will be reduced to 19.8 and KE will increase to 21.98। तो इंस्टीट्यूट ने लॉजिक नहीं लिखा, उन्होंने केवल यथार्थ लिखा है। पहले अनलीवर्ड फर्म था, KE KC सेम था, लेवरेज के बाद फर्म का KC कम हो गया, KE बढ़ गया। उन्होंने फैक्ट्स लिखा है, हम लोग लॉजिक लिख रहे थे क्यों हुआ ऐसा। तो क्यों हुआ? बिकॉज टैक्स एडवांटेज हुआ, उसके कारण वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ गया, केसी गिर गया, हम लोग वो लिख रहे थे। ये लोग क्या लिख रहे हैं? ये लोग वो सब नहीं भाई, पहले अनलीवर्ड था, केई केसी सेम था, बाद में केसी गिर गया, केई बढ़ गया, ठीक है ना, दैट वे। ओके, हमें एग्जाम में टेबल बनाना पड़ेगा क्या? शुरू से बोला हुआ है एफएम पेपर में कोई प्रेजेंटेशन की बात नहीं है। आपको टेबल अच्छा लगता है आप बनाइए, आपको टेबल अच्छा नहीं लगता है आप मत बनाइए। मैं ज़्यादातर टेबल नहीं बनाता हूँ, पर वो अपनी अपनी इच्छा के ऊपर है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट। ये वाला सम का आंसर, इसका नहीं, इसका आंसर फटाफट सॉल्व कर लो एक बार। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट सॉल्व कर लो। May 18 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूं, अभी सॉल्व कर लो तुरंत। देखते हैं फटाफट कौन करता है। May 18 क्वेश्चन नंबर 1A, May 18 क्वेश्चन नंबर 1A प्लीज सॉल्व कर लीजिए, अभी सॉल्व कर लीजिए रफ में। राहुल पूछ रहा है पैट और नो पैट में क्या डिफरेंस है।
जो पैट है वो इंटरेस्ट लेस करने के बाद पोस्ट टैक्स होता है, और नो पैट तो सीधा ईबीआईटी का पोस्ट टैक्स होता है। पैट जो है वो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करके जो बचता है शेयर होल्डर्स के लिए, और नो पैट जो है वो तो ईबीआईटी का पोस्ट टैक्स है पूरे फर्म के लिए। दोनों आफ्टर टैक्स है, केवल यही कॉमन है, ठीक है ना। पैट इज फॉर शेयर होल्डर्स, नो पैट इज फॉर द फर्म। नो पैट में इंटरेस्ट लेस नहीं करते हैं। टी इंटू डी का क्या लॉजिक है वंश? अगर इंटरेस्ट रेट आर है, डेट डी है, तो पीएल में डेबिट होगा आर डी, वो आर डी पीएल में डेबिट होगा तो टैक्स बचेगा टी आर डी, और टी आर डी जिंदगी भर बचता रहेगा, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू टी इंटू डी डिवाइड बाय आर, आर कट बचा टी डी। सर समझ में नहीं आया तो बोल भी नहीं सकता हूं, और धीरे धीरे यहां पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन कीजिए। तो वंश आप रिवाइज करें बिना बैठे हो तो इन दैट केस आपको तकलीफ होना ही है। ये मई 18 का क्वेश्चन है, मई 18 का क्वेश्चन नंबर 1 सजेस्टेड, क्वेश्चन नंबर 1A, मई 18 का क्वेश्चन नंबर 1A सजेस्टेड, मई 18 का क्वेश्चन नंबर 1A सजेस्टेड। बहुत बढ़िया लग रहा है कि अभी मैसेजेस लोग कमती टाइप कर रहे हैं, यानी सॉल्व कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए। मैसेजेस लोग कमती टाइप कर रहे हैं और लोग सॉल्व कर रहे हैं, और कुछ लोग सॉल्व नहीं कर रहे, मैसेजेस पे ही लगे हुए हैं। अक्षय बोल रहा है केई एक्सप्लेन कीजिए। मैंने केई क्या एक्सप्लेन, केई क्या होता है वो एक्सप्लेन करूं, या केई बढ़ता क्यों है? केई बढ़ता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, जो लॉजिक शुरू में दिया था, आज जब रिवीजन चालू किया। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? तो हितेश कुछ और ही बात कर रहे हो कल का, आज कोई सम करेंगे उसमें ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, फाइनेंशियल तो बता देंगे, पर आप सम नहीं सॉल्व कर रहे हो, आप केवल दायां बायां करते जा रहे हो, जिसमें आपका ही नुकसान होगा। विनीत बोल रहा है कल आपकी क्लास होगी क्या? नहीं होगी, आज लास्ट क्लास है। कमल बोल रहा है बोल सकते हैं 1.5 लाख टैक्स बेनिफिट है, उसके कारण इक्विटी बढ़ गया। हाँ यही तो है, 1.5 लाख का जिंदगी भर का टैक्स बेनिफिट का प्रेजेंट वैल्यू है, उसके कारण फर्म का वैल्यू बढ़ गया, इक्विटी का वैल्यू बढ़ गया। यस, आंसर किसने निकाला है? आंसर निकाला है प्रीति ने, आंसर निकाला है रुचि ने, आंसर निकाला है श्रीधर ने, आंसर निकाला है ऋषिकेश ने। अभी तक आंसर जो निकाले हैं, जो ठीक बच्चे ध्यान दे रहे हैं, वो है प्रीति, रुचि, श्रीधर, ऋषिकेश, इन्होंने आंसर्स निकाला है। केवल ये 4 स्टूडेंट का अभी तक आंसर्स आया है। सम एकदम सेम टू सेम था, कोई को रुकने का बात ही नहीं है, कोई बोल ही नहीं सकता है कि नहीं हो पा रहा है। इस सब में कंपनी का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 1140 लाख, वो वीयू हो गया, 1140 लाख वीयू हो गया, 1140 लाख वीयू हो गया। जीतू बोल रहा है इको रिव्यू क्लास प्रोवाइज ऐप पे डाल दो, जिसका एवी एक्सपायर हो गया होगा उसको नहीं मिल सकता है, ठीक है, वो एवीए पे क्लास जाती है, ऐप पे नहीं। जिसका एवी एक्सपायर हो गया उसको नहीं मिल सकता है, और जिसका एवीए चल रहा है उसके पास है। तो वीयू 1140 लाख है, और अपने को ऐड करना था टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट। टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट जो है दैट इज 30% ऑफ 260 लाख। तो 1140 प्लस 60, 1200 लाख आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर 1200 लाख, वैल्यू ऑफ द फर्म 1140 प्लस 30% ऑफ 200, ठीक है, 1200 लाख आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नो पैट बाई 1200 लाख इंटू 100। सेकेंड पार्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल नो पैट बाई 1200 लाख इंटू 100। नो पैट क्या है? जो शुरू में नो पैट था 20% ऑफ 1140, वो नो पैट है। तो नो पैट बाई 1200 लाख इंटू 100, तो शायद आ रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 19% आ रहा है, मैं चेक कर रहा हूं। नो पैट क्या था? 1140 लाख का 20%, 228 लाख नो पैट था, दैट डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 100, 19%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 19% है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए पहले पैट निकालना पड़ेगा। तो अपना नो पैट आ गया था 228, तो 228 डिवाइड बाय 0.7, 228 डिवाइड बाय 0.7 इक्वल टू 325.71, 325.71 वो EBIT था अपना। एक मिनट, 0.2 इंटू 1140, 228 डिवाइड बाय 0.7,
हाँ 325.71 EBIT था, उसमें से इंटरेस्ट लेस करेंगे तो इंटरेस्ट क्या है 200 लाख का 15%, 30 इंटरेस्ट लेस हुआ 295.71, उसको पोस्ट टैक्स करेंगे। पैट शायद 207 है, पैट शायद 207 है, तो इक्विटी का वैल्यू हो गया 1200 माइनस 200 1000, तो 207 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, 20.7% आंसर के ही 20.7%। जो वैल्यू ऑफ द फर्म है 1200, उस पे से डेट 200 लेस किए तो वैल्यू ऑफ इक्विटी 1000, और EBIT से पैट निकाल लिए, पैट बाय इक्विटी, पैट बाय इक्विटी। शुभांकर बोल रहा है थोड़ा फास्ट हो गया, तो शुभांकर ये सम तो तुमको करना था ना। अगर अपने रिवीजन क्लास कर रहे हैं उसमें अभी अभी सेम सम किए हैं, उसमें अभी अभी सेम सम किए हैं और वापस से नेक्स्ट सम कर रहे हैं, तो अगर इसको भी धीरे धीरे करेंगे तो रिवीजन क्लास का नाम हटा देना चाहिए। अभी अभी सेम सम किए हैं, सेम टू सेम सम वापस कर रहे हैं, लोग जवाब दे रहे हैं, आप नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब फास्ट नहीं है, आप स्लो हो, ठीक है ना। इसका मतलब आप स्लो हो, बिकॉज सेम सम कराने का जरूरत क्या है, मेरे को ये सम दिखाना भी नहीं चाहिए था, आई डोंट नीड टू डू द सम ओनली, ठीक है। 20.7%, 20.7%, यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ, देर इज नो अदर वे। इसके पहले भी आपका मिस्टेक आया था शुभांकर, एक पर्टिकुलर आपने जवाब जो दिया था, तो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल, मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, ये सम है नवंबर 18 क्वेश्चन नंबर 5 सजेस्टेड, नवंबर 18 क्वेश्चन नंबर 5। कमेंट अगर पूछेगा तो करना है, नहीं पूछेगा तो नहीं करना है। सर नहीं पूछेगा और फिर भी मेरा मन किया तो कर देना, तुम्हारा मन है तो। कमेंट पूछेगा तो करना है, नहीं पूछेगा तो नहीं करना है। ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नवंबर 18 का सजेस्टेड, नवंबर 18 का सजेस्टेड, नवंबर 18 का सजेस्टेड क्वेश्चन नंबर 5। ये अलग तरह का क्वेश्चन है बट वही MM मॉडल पे है, अलग तरह का क्वेश्चन है, MM मॉडल पे है। नवंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 5 अलग तरह का क्वेश्चन है, सजेस्टेड आंसर, ठीक है, MM मॉडल के ऊपर है। क्वेश्चन देख रहे हैं, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू 2 कंपनीज बिलोंगिंग टू द सेम रिस्क क्लास। समृद्धि बोल रही है आप गुस्से में हो। देखो समृद्धि, 2 चीज़ें, या तो मैं प्यार दे दूं और या फिर मैं डिसिप्लिन दे दूं। प्यार दे दूं का मतलब क्या है, लोग नादानी करेंगे तब भी अपने, अरे बच्चा कोई बात नहीं है, तुम तो मेरे बेटे के समान हो, कोई इशू नहीं है, कैसे हो, अच्छे हो ना शुभांकर, ठीक है ना, ये कर दे। और या फिर मैं डिसिप्लिन दे दूं कि जब एग्ज़ाम ड्यू है और अगर वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है और सिमिलर सम नहीं कर पा रहा है, थोड़ा डांट खाएगा तो ठीक होगा, और डांट खा के बुरा लगेगा उसको तो वो गलत तरीके से ले रहे, नथिंग कैन बी डन, ठीक है। आई एम हियर नॉट टू कजोल यू, नॉट टू मसाज यू, बट टू इंश्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू 2 कंपनीज बिलोंगिंग टू द सेम रिस्क क्लास, A एंड B। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या हो गया, एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या हो गया, दोनों का नेट ऑपरेटिंग इनकम दिया हुआ है, बताइएगा। नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या हो गया प्लीज बताइएगा। व्हाट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम, फटाफट, व्हाट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम। और सेम रिस्क क्लास दिया हुआ, दोनों फर्म सेम बिजनेस में है, सेम धंधे में है। ओके, शुभांकर ने बुरा नहीं माना है, थैंक्स अ लॉट शुभांकर, दैट्स द स्पिरिट। EBIT करेक्ट बोला, अंकुर, कांता, ऋतिक, हितेश, अंजलि, ऋषिकेश, रिया, ठीक है, सही बोला, EBIT है। तो EBIT सेम है, आज क्लास स्टार्ट हुआ था कि 2 कंपनीज का धंधा सेम है अगर, और दोनों का EBIT सेम है तो दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, अगर टैक्स नहीं है तो एकदम सही है। अंकित, प्रीति, राहुल, वंश, ठीक है। तो EBIT 18 लाख है। अंकुर, डेट दिया हुआ है, A लीवर्ड है, B अनलीवर्ड है, देखा आपको, A लीवर्ड है और B अनलीवर्ड है। A में डेट है, B में डेट नहीं है। B का KE दिया हुआ है, B का जो KE है वही KC है, B का जो KE है 18% वही KC स्टार है ना, ठीक है ना। डिटरमाइन द टोटल मार्केट वैल्यू
equity capitalization rate and WACC for each company assuming no taxes as per MM approach, no taxes as per MM approach. तो जाहिर है पहले बी का बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा बी का अपने को टोटल मार्केट वैल्यू पूछा है. टोटल मार्केट वैल्यू 18 लाख बाई 0.18 1 करोड़. 18 लाख बाई 0.18 1 करोड़. जीतू बोल रहा है सर MM विदाउट टैक्सेस NOI हो गया ना, करेक्ट बोल रहे हो. MM विदाउट टैक्सेस मतलब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है ना. तो 18 लाख बाई 0.18 100 लाख आंसर है फर्म बी का. 100 लाख फर्म बी का वैल्यू, 100 लाख फर्म ए का वैल्यू. 100 लाख फर्म बी का वैल्यू, 100 लाख फर्म ए का वैल्यू. आई होप यू आर ओके. 18 लाख बाई 0.18 EBIT बाई KC, EBIT बाई KC 1 करोड़. फर्म बी का भी फर्म ए का भी दोनों का वैल्यू सेम, नो टैक्सेस. इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 18% दोनों का. इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दोनों का 18%. सॉरी दोनों का 18 नहीं, फर्म बी का 18%, फर्म ए का निकालेंगे. फर्म ए का इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट चलिए फॉर्मूला से निकाल लेते हैं. फर्म ए का इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट KE इक्वल टू KC प्लस KC माइनस KD इंटू D बाई E. फर्म ए का निकाल रहा हूं तो KE इक्वल टू 18 प्लस 18 माइनस उसका इंटरेस्ट क्या था. इंटरेस्ट था 12%. इंटरेस्ट 12% था. 18 माइनस 12 इंटू डेट क्या था. डेट था 54 डेट था. तो जाहिर है इक्विटी था 46 बिकॉज टोटल तो 100 लाख है ना. आंसर क्या आ रहा है बताइएगा. 18 प्लस 18 माइनस 12 इंटू 54 बाई 46. 18 प्लस 18 माइनस 12 इंटू 54 बाई 46. ईशा आप 8.88 बोल रहे हो, गलत लग रहा है. वीडियो क्वालिटी लो है. अंकुर ऐसा बोल रहा है. अंकुर का बाकी सब चीज भी ठीक नहीं जा रहा है, जवाब भी लेट से आ रहा है. तो हो सकता है वीडियो ऑडियो सब उसके यहाँ लो होगा. अंकुर बाद में यूट्यूब पे देख लेना. 18 प्लस 6 इंटू 54 बाई 46 बताइए. कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्रीति बोल रही है 25.04. ऋतिक भी बोल रहा है 25.04. हितेश भी 25.04. खुशी भी 25.04. कांता 25.04. कमल 25.04. धीरज रोहित 25.04. ऋषिकेश आलोक अंजलि शुभांकर प्रिया समृद्धि जीतू शिवल राहुल 25.04%. करेक्ट. कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी फर्म ए का, फर्म बी का तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है और फर्म ए का 25.04. सही है. उसके बाद क्या पूछा था. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो फर्म बी का 18% और फर्म ए का भी 18%. दोनों का 18% विदाउट टैक्सेस. दोनों फर्म जिसका रिस्क क्लास सेम है KC सेम रहेगा. फर्म ए फर्म बी दोनों का 18%. दोनों का 18%. KC 18% दोनों फर्म का. 18% फॉर ईच फर्म. प्रेजेंटेशन आप इंस्टीट्यूट का देख लीजिएगा. मैं प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं कर रहा हूं. एज पर MM मॉडल, इफ टू फर्म्स आर इन द सेम रिस्क क्लास देयर KC इज ऑलवेज सेम इफ टैक्स इज नॉट देयर. KC 18%. ठीक है दोनों फर्म का. तो ये अपना आंसर हो गया. सेकेंड पार्ट, सम का सेकेंड पार्ट फिर से. डिटरमाइन द टोटल मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एंड KC 40% tax as per MM approach. Beautiful sum. You can mark one of the most important sums. Question number 5 November 18 suggested. इसमें फर्स्ट पार्ट में टैक्स नहीं है, सेकेंड पार्ट पे टैक्स है. 10 नंबर का सम और इस सम को करने में 10 मिनट भी नहीं लगेगा. ठीक है ऐसा वाला हाल है. तो फर्म अब ये बोल रहा है अगर टैक्सेस है तो टैक्सेस है तो अभी किए थे. टैक्सेस है तो फर्म बी का वैल्यू क्या होगा. एक मिनट पहले फर्म बी का वैल्यू निकालें. फर्म बी का वैल्यू होगा, फर्म बी लिख रहा हूं VU इक्वल टू EBIT इंटू 1 माइनस T डिवाइड बाई KC. यानी 18 लाख इंटू टैक्स रेट क्या था 40%. तो 18 लाख इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 0.18 60 लाख आंसर. फर्म बी का 60 लाख आंसर. यस शिवल, पहला आंसर शिवल का आया है 60 लाख आंसर. ईशा आप 1 करोड़ क्यों 1 करोड़ गलत बोल रहे हो ना. नो पैट बाई KC करना पड़ेगा. टैक्स है इस बार. 60 लाख आंसर 60 lakhs.
फर्म बी का 60 lakhs आंसर, 60 lakhs आंसर, ठीक है, 60 lakhs आंसर। फर्म बी का कर रहे थे पहले, सारा चीज फर्म बी का सलटा रहे हैं। फर्म बी का केई पूछा था, फर्म बी का केई, तो केई तो वही है 18% फालतू का पूछा है। फिर केसी पूछा था, फर्म बी का केसी, केसी भी क्या है 18%। तो 3 चीज पूछा था, आंसर है 60 लाख 18%, 18%। देख लीजिए 60 18 18, टोटल मार्केट वैल्यू 60 लाख, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 18%, केसी 18%। फर्म बी का बोल रहा हूं। अब फर्म ए का करते हैं, तो फर्म ए का कर रहे हैं। फर्म ए का आपको पता है एमएम मॉडल में क्या करते हैं, वी एल इक्वल टू वी यू प्लस टी इंटू बी, यानी कि 60 lakhs आ चुका प्लस 40% ऑफ उसका डेट क्या था, 54 था क्या, 12% डेट, 54 लाख का डेट था। तो आप 54, 40% ऑफ 54, आई होप इट इज ओके विथ यू वंश। तो 60 lakhs प्लस 54 का 40%, 54 इंटू 0.4 इक्वल टू 21.6। तो 21.6 ऐड कर दिए, यस 81.6 lakhs, 81.6 lakhs। ये सम क्लास में किया हुआ नहीं है अपना, मिस हो गया था। 81.6 lakhs है, 81.6 lakhs। ओके, वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फॉर्म 81.6 lakhs, 60 lakh प्लस 40% ऑफ डेट, 81.6 lakhs, ठीक है। अब केई पूछा है, केई निकालने के लिए पहले केसी निकालना, केसी बेटर रहेगा। तो केसी क्या होगा, केसी होगा नोपैट डिवाइडेड बाय वी एल इंटू 100। पहले केसी निकाल रहा हूं, तो नोपैट क्या है, वही 18 लाख का पोस्ट टैक्स, 18 लाख इंटू 0.6 डिवाइड बाय 81 लाख क्या था 60,000 इंटू 100। पहले केसी निकाला है मैंने, केसी इंटू 100। बताइए प्लीज, 18 लाख का 0.6 डिवाइड बाय 81 लाख 60,000 इंटू 100। आदित्य बोल रहा है ईएफएफ का रिवीजन होगा क्या, आदित्य नहीं होगा। ईएफएफ का रिवीजन जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको मिल चुका है। 18 लाख इंटू 0.6 बाई 81 लाख 60,000 इंटू 100, कितना आंसर है, 18 इंटू 0.6 डिवाइड बाय 81.6 इंटू 100, 13.24%, 13.24%, that is the cost of capital, 13.24% is the cost of capital, ठीक है। 13.24, ये केसी निकाला है श्रीधर बजाज, ये मैंने केसी निकाला है, केई नहीं निकाला है, श्रीधर केसी निकाला है। तुमको लग रहा है इंटरेस्ट माइनस नहीं किया, केसी निकाला है। अब केई निकाल रहा हूं। अब केई निकालने के लिए पहले पैट निकालेंगे, तो पैट निकालने के लिए EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी। श्रीधर यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना, तुमको लगा मैं केई निकाल रहा हूँ। तो EBIT अपना 18 लाख था, अब उससे इंटरेस्ट लेस होगा, इंटरेस्ट है 12% ऑफ 54, 12% ऑफ 54 6.48, 6,48,000 लेस हो रहा है। और लेस होने के बाद इंटू 0.6, तो ये क्या हो गया 18 लाख माइनस 6,48,000 इंटू 0.6 इक्वल टू 6,91,200, 6,91,200। तो 6,91,200 करेक्ट है क्या, ये मेरा पैट आ रहा है, पैट, यस खुशी बोल रही है करेक्ट है, 6,91,200 उनका भी आ रहा है पैट। और जो इक्विटी है एस, वो क्या है, वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस डेट। तो वैल्यू ऑफ द फर्म हम लोग आया था 81.6 lakhs और डेट था 54, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या हो गया 81.6 माइनस 54 इक्वल टू 32.4 लाख वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गया, 32.4 लाख वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गया, 32.4 लाख। तो अपना केई क्या होगा, केई होगा पैट डिवाइडेड बाय एस इंटू 100। ये तीसरी बार कर रहे हैं आज, पैट बाय एस इंटू 100 को। ये तीनों सम ही मेरे क्लास के बाद वापस से सॉल्व कर लेना शुभांकर, फिर से लिख लिख के तीनों सम, चैंपियन बन जाएगा ये मॉडल में, चैंपियन, बिकॉज और कोई टाइप का सम होता नहीं है।
यानी कि जो पैट आया था 6,91,200, 6.912 डिवाइड बाय 32.4 into 100 equal to what? 6.912 divided by 32.4 into 100, 21.33 है क्या? कि मैंने कुछ गलती की है? एक सेकेंड, मैंने कुछ गलती लिखा है शायद. 6.912 सही है, ठीक है. ये 32.4 है क्या? हाँ, इंटू 100. व्हाट इज द आंसर कमिंग? 21.33%. नहीं, एस गलत है क्या मेरा? 27.6 होगा. हाँ, ये गलत लिखा है ना, ये एस गलत है. एस गलत है ना. 81.6 माइनस 54, 27.6 होगा. तो एस गलत था. यस, एस गलत था, एस को सही किया. तो डिवाइड बाय 27.6 इंटू 100, ठीक है. सो 6.912 डिवाइड बाय 27.6 इंटू 100. इज इट करेक्ट गोइंग ऑन? एक मिनट यार. 25.04% आंसर आ रहा है. 25.04%, ठीक है ना. तो ये जो के ई निकालने में थोड़ा सा झमेला है, बिकॉज दो मेहनत करना पड़ता है ना. जो ध्यान से सुने शुभांकर, एक तो के ई निकालने के लिए EBIT में से इंटरेस्ट लेस करके पैट निकालना पड़ेगा, ठीक है. और दूसरा, के ई निकालने के लिए वैल्यू ऑफ द फलीवर्ड फर्म में से डेट हटा के एस निकालना पड़ेगा. फिर पैट बाय एस इंटू 100. 3 बार किए आज. 25.04%, ठीक है. दिस इज के ई. तो बहुत बढ़िया सम था, 10 मार्क्स का सम. तो आप देख सकते हैं किस तरह से मई 18 में भी आया, नवंबर 18 में भी आया. आई डोंट नो अबाउट 90, मैंने देखा नहीं होगा. बट MM मॉडल का अगर ये 3 सम्स कर लो, यही 3 सम जो आज कराए, यू कैन रेस्ट अश्योर देयर इज नो इश्यू एट ऑल, ठीक है. तो सबसे दिक्कत लोगों को MM मॉडल के सम्स में होती है. मैंने शुरू में वही करवाया है. अभी बज गया है 1:31, यानी अपने को करीबन 51 मिनट्स हो गया क्लास स्टार्ट किए हुए. वी हैव कंप्लीटेड MM मॉडल, ठीक है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. ओके, चलिए. शुभांकर बोल रहे हैं आप नाराज नहीं हो तो एक चीज पूछूं, तो पूछ लो. मेरे को दिख गया तो दिख गया. वैसे इतना सारा चीज लोग पूछ रहे हैं कि बता नहीं सकते हैं, ठीक है, कि मेरे को दिखेगा क्या. ओके, इसको बंद करते हैं अब. यस, थोड़ा सा पूछा पाछी पे आ जाते हैं. लेट्स सी कौन क्या पूछ रहा है. 52 मिनट्स हो गया. हितेश सही बोला. शुभांकर बोल रहा है किस्सा आई एम फीलिंग मोटिवेटेड, वेरी गुड. ऋषिकेश बोल रहा है मज़ा आ रहा है, ठीक है. तो MM मॉडल सही में दिक्कत की चीज़ है. मतलब इस चैप्टर में, डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर में तो बहुत ही आसान है. 2 बार प्रूफ करना पड़ता है, डिविडेंड दे या नहीं दे वैल्यू सेम आएगा, उसमें कुछ नहीं है. पर इस चैप्टर में MM मॉडल में दिक्कत हो जाती है. अभी मैं मैसेजेस देख रहा हूँ, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका मन आप लिख सकते हैं. प्रॉमिस, बुरा नहीं मानूंगा, जो लिखना है लिखो. चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट दिया तुमको. ईशा बोल रही यू रॉक, आई डोंट रॉक. AVA बंद हो गई है ऐप पे इको की रिव्यू. अगर AVA आपका एक्सपायर हो गया है तो मैं उसको रिन्यू नहीं करा सकता हूँ, ठीक है. AVA एक्सपायर होने के बाद रिन्यू नहीं करते ये लोग. सर PAD नहीं पढ़ नहीं पा रहे, मन नहीं लगता. पढ़ नहीं पा रहे, मन नहीं लगता. मोटिवेट करना पड़ेगा अपने आप को वंश. यू हैव टू थिंक अबाउट कि इतना मेहनत जो तुमने इंटर में किया उसको व्यर्थ थोड़ी जाने दोगे. सर एग्जिस्टिंग LG रहा है, लग रहा अब चैप्टर. आई थिंक ईजी लग रहा है चैप्टर, ऐसे कुछ बोल रहा होगा. नवंबर 20 का रिवीजन पैटर्न क्या है कि कम से कम एक दिन में 2 थियरी 2 प्रैक्टिकल उठाना चाहिए. यू शुड स्टडी 2 थियरी सब्जेक्ट 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एवरी डे, ठीक है.
और जो बचा हुआ है जाहिर है वो प्रायोरिटी है, अगर नवंबर में देने वाले हैं तो जो बचा हुआ है उस पर आधा दिन दो, बाकी आधा दिन आप रिवीजन करो जो हो चुका है उसका। और जो जुलाई अगस्त में उन लोग के लिए 2 थियरी 2 प्रैक्टिकल, ठीक है। जो जुलाई अगस्त पे जिनका ड्यू उनके लिए 2 थियरी 2 प्रैक्टिकल, और जिनका नवंबर में ड्यू है उनका हाफ डे शुड गो इनटू डूइंग व्हाट इज लेफ्ट एंड हाफ डे शुड गो इनटू रिवीजन। नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, ऋषि पूछ रहा है। नया बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो तो लाइव एट होम होने वाला है, ठीक है, जैसे अभी चल रहा है उस तरह से। पर तब तक प्रोवाइस का ये जो ऐप है ना और एवी है वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, ये लोग वर्क कर रहे हैं। आपका ब्लैक कलर फेवरेट है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोइंसिडेंटली हो सकता है आपकी जब क्लास हो रही है तो ब्लैक कलर पहन रहे हैं। 4th चैप्टर कैसे करें? 4th चैप्टर थियरी है क्या आलोक? 4th चैप्टर थियरी है क्या? थियरी का ज़्यादा टेंशन मत लो आलोक, थियरी के बेसिस पे होगा नहीं। इतना थियरी का एफर्ट अपने इको में लगा देंगे ना तो इको में मार्क्स ज़्यादा आ जाएगा। एफएम का थियरी का नहीं करो कुछ, यू डोंट हैव टू। वर्स्ट टू वर्स्ट मेरा जो थियरी का जो लेक्चर है वो कर लो, ठीक है, उसके अलावा कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर चुपकी दिया तो डिबेंचर का इंटरेस्ट निकालने के लिए कैसे करेंगे? डिबेंचर का इंटरेस्ट तो नॉर्मली निकलता है, इंटरेस्ट को फेस वैल्यू पे लगाते हैं। चुपकी का डिबेंचर का इंटरेस्ट निकालने पे थोड़ी कोई इफेक्ट है। चुपकी का तो इफेक्ट उस पर है कि पीनेट क्या लेंगे अपने। आपके फ़ोन की कॉलर ट्यून अच्छी नहीं है, मेरे को पता ही नहीं क्या कॉलर ट्यून है, ठीक है, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया उस पर। इको का 4th चैप्टर कैसे करें यार? ओपन अवेलेबल है, कर लो। और अगर नहीं हो पा रहा है आलोक 4th चैप्टर इको का तो कम से कम जो रिव्यू क्लास है उससे कर लेना चाहिए था। उसमें 2 क्लास 4th चैप्टर की थी, रिव्यू क्लास में 2 क्लास रिव्यू की 4th चैप्टर में थी। यू सिंग अ सॉन्ग, नो नो सॉन्ग, ठीक है, कोई सॉन्ग सिंग नहीं करेंगे। आई मेरी बच्चे और घर वाले आ जाएंगे सॉन्ग सिंग करेंगे तो बोलेंगे हम लोग के सामने तो गाते नहीं हैं। इको का मनी वाला चैप्टर करवा दो, ऐसे नहीं होता यार, करवाया हुआ है क्लास में प्लस उसका रिवीजन क्लास भी दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे कोई लिमिट थोड़ी है। चलिए हो गया। सो वी स्टॉप नाउ एंड वी मूव टू द नेक्स्ट डिस्कशन। तो जो नेक्स्ट डिस्कशन है उसके लिए एक बार मैं समरी खोल रहा हूं, देखिएगा कैपिटल स्ट्रक्चर का समरी। जो समरी है जो भी है ना उस पर कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, ठीक है, राइटअप के मिस्टेक्स प्रिंटिंग डिपार्टमेंट द्वारा जिन्होंने टाइप की है। तो समरी में एक सेकेंड मैं समरी खोल रहा हूँ। या समरी में कैपिटल स्ट्रक्चर में राइट साइड वाला पोर्शन देखिए, राइट साइड वाला पोर्शन सब जन, राइट साइड वाला पोर्शन EBIT EPS रिलेशनशिप, उसके साथ ही एक ROI ROE रिलेशनशिप भी होता है, याद है? ये अपने कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस का बात कर रहे हैं। EBIT EPS का रिलेशन का सम आता है ना इंडिफरेंस पॉइंट का, और ROI ROE रिलेशनशिप का सम आता है, ठीक है ना, और ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का सम। तो ये सम्स अलग से आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है। EBIT EPS का जो सम है उसको करने के लिए EBIT EPS का सम जो है उसको करने के लिए जस्ट 1 सेकेंड, बोरिंग सम है, पहले एक बार इस पे आते, चलिए इस सम पे। ये ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का सम, क्वेश्चन नंबर 1 जो स्क्रीन पे है आपके सामने, ठीक है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। इनफैक्ट मैं अपना फेस पूरा ही हटा ले रहा हूँ जिससे कि ब्लॉक नहीं हो। या तो मेरा फेस अभी नहीं दिख रहा है आपको, केवल सम दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिखेगा। पढ़ना चालू कर दीजिए। Miamor Limited, a profit-making company, has paid up capital of 100 lakh consisting of 10 lakh ordinary shares of 10 each. Currently, it is earning an annual pre-tax profit of 60 lakh PBT, pre-tax profit. Company shares are listed and quoted in the range of 50 to 80. पता नहीं क्यों लिखा है। Company management wants to diversify production and has approved a project which will cost 50 lakh, which is expected to yield a pre-tax income of 40 lakh per annum. तो कैपिटल स्ट्रक्चर के सम में दिया रहेगा कितना पैसा उठाना है और वो कैसे उठाना है, डेट से उठाना है कि इक्विटी से कि प्रेफरेंस से। तो पैसा कितना उठाना है? पैसा उठाना है अपने को 50 लाख और उससे इनकम आएगा 40 लाख पर एनम। ये तो बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है यार। 50 लाख लगा के अगर 40 लाख कमाएंगे तो 80% मार्जिन हो गया, ठीक है। अपने को क्या मतलब है, दिया हुआ है। टू रेज दिस एडिशनल कैपिटल
द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला, टू इश्यू इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द एंटायर एडिशनल अमाउंट, पूरा का पूरा इक्विटी रेस करो, पूरा 50 लाख का इक्विटी, ये सेफ ऑप्शन हुआ ना। इट इज एक्सपेक्टेड दैट न्यू शेयर्स कैन बी सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 15, यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर सकता है। प्रीमियम ऑफ 15 मतलब 10 + 15 25, प्रीमियम ऑफ 15 मतलब 10 रुपया फेस वैल्यू प्लस 15, 25 रुपया पे शेयर इशू करेंगे। बताइए कितना शेयर इशू करेंगे? यस श्रीधर बता दीजिए कितना शेयर इशू करेंगे? 10 + 15 25 रुपया पे शेयर इशू करेंगे, तो कितना शेयर इशू करेंगे? अभी तक श्रीधर आपको बता देना चाहिए था। 25 रुपया पे शेयर इशू करेंगे, कितना शेयर इशू करेंगे? 10 + 15 25 रुपया पे शेयर इशू करेंगे, कितना शेयर इशू करेंगे? शुभांकर का जवाब आ गया है, अंजलि का आ गया है, नहीं कितना शेयर इशू करेंगे जवाब आ रहा है, आया नहीं है, उसका वर्किंग आ रहा था। कितना शेयर इशू करेंगे ऑप्शन नंबर ए में? स्नेहा का जवाब आया, ईशा का जवाब आया, सुभाशीष का जवाब आया, प्रीति का जवाब आया, खुशी, कांता, रोहित, ऋषिकेश, कमल, शिवल, हितेश, धीरज, ठीक है। 2 लाख शेयर इशू करेंगे और टोटल 12 लाख शेयर हो जाएगा। तो किसने बोला था, नाम भूल गया मैं, कि एकदम चोमू सम है, लगता है वो हट गया और बाकी लोग सबका जवाब आ गया है। यार सम जैसा एग्जाम में आएगा वैसा ही कराएंगे ना, ठीक है। तो 10 लाख शेयर था और अब 10 × 2 12 लाख शेयर हो जाएगा, करेक्ट बोले। नेक्स्ट, टू इश्यू 16% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ 100 ईच फॉर द एंटायर अमाउंट, ये रिस्की ऑप्शन है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करें तो 16% ऑफ 50 लाख, 8 लाख का इंटरेस्ट। 16% ऑफ 50 लाख, 8 लाख का इंटरेस्ट। जतिन आप 5 लाख क्या बोल रहे हो, आप जानते हो। टू इश्यू इक्विटी कैपिटल फॉर ₹25 लाख एंड 16% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर फॉर द बैलेंस अमाउंट, ओके। तो 25 लाख का शेयर इश्यू, 25 लाख का डिबेंचर। इन दिस केस द कंपनी कैन इश्यू शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 40 ईच। प्रीमियम ऑफ 40 मतलब इश्यू प्राइस 50, प्रीमियम ऑफ 40 मतलब इश्यू प्राइस 50। तो 25/50 कितना शेयर इशू कर रहे हैं? 25 लाख रुपया रेस कर रहे हैं 50 रुपया के भाव पे, 25/50 0.5 लाख शेयर इशू कर रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन में 10.5 लाख शेयर, थर्ड ऑप्शन में 10.5 लाख शेयर, समझ में आ रहा होगा। थर्ड ऑप्शन में 0.5 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, तो इन दैट केस 10.5 लाख शेयर, ठीक है, 10.5 लाख। और जो इंटरेस्ट होगा 16% ऑफ 25, ठीक है, 4 लाख इंटरेस्ट होगा। 16% ऑफ 25, 4 लाख इंटरेस्ट होगा, 4 लाख इंटरेस्ट। तो ए बी सी तीनों ऑल्टरनेटिव में नंबर ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट पता चल गया। कॉमा कॉमा दे के बताइएगा तीनों ऑल्टरनेटिव में नंबर ऑफ शेयर्स कितना कितना है, कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर्स। तीनों ऑल्टरनेटिव में टोटल कंबाइंड जो था प्लस लेके कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर्स इतना कॉमा इतना कॉमा इतना, प्लीज बताइएगा। तीनों ऑल्टरनेटिव में कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर्स कितना कितना है बताइएगा, कॉमा कॉमा देके। ए में कितना शेयर्स, बी में कितना, सी में। नया शेयर जो इशू करेंगे वो नहीं बोल रहा हूं, पूरा शेयर। फटाफट प्लीज। इशू करने के बाद कितना कितना शेयर्स तीनों ऑल्टरनेटिव में बताइएगा। यस, किसका आंसर आया? ऋषिकेश का आंसर आया 12, 10 एंड 10.5 करेक्ट है। 12, 10 एंड 10.5 करेक्ट है। शुभांकर बोल रहा है बुक का सम है, तो क्या करें बुक का सम है तो? अगर एग्जाम में बुक का सम आया और अपने राइट नहीं कर पाए तो 12, 10 एंड 10.5 लाख शेयर्स, ठीक है। 12, 10 एंड 10.5 लाख शेयर्स करेक्ट है। और इंटरेस्ट तीनों अल्टरनेटिव में क्या क्या बताइए, कॉमा देके। इंटरेस्ट तीनों अल्टरनेटिव में क्या है प्लीज बताइए, कॉमा कॉमा देके। तीनों अल्टरनेटिव में इंटरेस्ट कितना है बताइएगा, कॉमा कॉमा देके। इंटरेस्ट कितना कितना है, कॉमा देके बताइएगा। तीनों अल्टरनेटिव में इंटरेस्ट कितना है, कॉमा देके बताइएगा। कोई बात नहीं रुचि, गलती हो गया था। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है। सॉरी फॉर द टाइम पास। इंटरेस्ट कितना है तीनों अल्टरनेटिव में? यस, शुभांगी ने बोला 084 करेक्ट है। फर्स्ट वाले में 0, सेकेंड वाले में 16% ऑफ 50 लाख 8 लाख, और थर्ड वाले में 16% ऑफ 25 लाख 4 लाख। 084 परफेक्ट। N1 N2 N3 पता है, I1 I2 I3 पता है,
ठीक है, N1 N2 N3 पता है, I1 I2 I3 पता है, तीनों ऑल्टरनेटिव में. You are required to advise the management as to how the additional capital can be raised. Advise करना है, ठीक है, keeping in mind that the management wants to maximize EPS to maintain its goodwill. EPS जिसमें हाईएस्ट होगा उस पे जाना है. The company is paying income tax at 50%. बहुत ही आसान समय, अपने को EPS निकालना है. चलिए, तो वर्किंग नहीं शो कर रहा हूँ, वर्किंग आपको शो करना पड़ेगा एग्जाम में. EPS निकालना है तो ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, ऑल्टरनेटिव 3, ठीक है ना. अपना जो पीबीटी है, पीबीटी प्री टैक्स प्रॉफिट, उसको ईबीआईटी मानते हैं बिकॉज इंटरेस्ट तो जाहिर है ठीक से लैंग्वेज नहीं है, पर इंटरेस्ट के पहले ही दिया होगा, वरना इंटरेस्ट काम क्या आएगा, ईबीआईटी. तो ईबीआईटी सब में जो लिखा हुआ था दैट वाज स्टार्टिंग में 60 लाख और बाद में 40 लाख बढ़ेगा, 100 लाख, 60 + 40. लैंग्वेज गड़बड़ है, प्री टैक्स प्रॉफिट लिखा है. कोई भी स्टूडेंट भूल के इसको पीबीटी मान सकता है, पर जाहिर है सब में इंटरेस्ट का हिसाब नहीं किया हुआ होगा, उतना मैच्योरिटी समझना पड़ता है. तो 60 + 40 100 लाख, तो 100 लाख ईबीआईटी हो गया. 100 लाख्स में चल रहा है. इंटरेस्ट एक्सपेंस आप लोगों ने बोला था 084, तो पीबीटी आ गया 192.96, 192.96. पैट एट 50%, पैट एट 50%, 50, फिर क्या 46, 48, 50, 46, 48. पैट आ गया. नंबर ऑफ शेयर्स 12 लाख, 10 लाख, 10.5, 12 लाख, 10 लाख, 10.5. ये सारा फिगर्स आपका ही बोला हुआ है. तो ईपीएस 50/12, तो रुचि का आंसर है, मैं वही लिख रहा हूँ 4.17, 46/10 4.6 और लास्ट वाला 48/10.5 4.57. ओके, तो ये मैंने आंसर्स लिखे हैं 4.17, 4.6 और 4.57. तो सबसे बेस्ट कौन सा है? सबसे बेस्ट है मिडिल वाला ऑल्टरनेटिव. अपने को डिबेंचर इशू करना चाहिए, अपने को डिबेंचर इशू करना चाहिए. इससे बेटर सम कौन सा होता है जिसमें बोला जाता है पी रेशियो कितना कितना होगा, पी रेशियो. तो अगर पी रेशियो लिखा रहता, पी रेशियो कितना कितना होगा वो लिखते, और वो लिखने के बाद शेयर प्राइस निकालते, शेयर प्राइस पी रेशियो इंटू ईपीएस, और जिसमें प्राइस ज़्यादा आता वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता. ठीक है ना. ईपीएस पे नहीं रुकते, पी रेशियो निकाल के फिर चलते. ऐसा भी सम क्लास में कराया हुआ है. ठीक है ना. तो सेकेंड ऑल्टरनेटिव बेस्ट है बेस्ड ऑन ईपीएस. बट यूजुअली रियल लाइफ में क्या होता है बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा. जिन लोग को स्टॉक मार्केट से मतलब है, जिन लोग को स्टॉक मार्केट से मतलब है, ध्यान दीजिएगा. स्टॉक मार्केट में अभी कोरोना के टाइम पे किन कंपनीज में पैसा लगाना चाहिए? जिस कंपनी में डेट ज़्यादा है या डेट कम है. सेट्रस पेरिबस. किन कंपनीज में अपने को पैसा लगाना चाहिए? जिन कंपनीज में डेट ज़्यादा है या डेट कम है. जिन कंपनीज में डेट ज़्यादा है या कम है. कमल कुछ पूछ रहे हो, बता रहा हूँ मैं 2 मिनट बाद, पहले इसका जवाब दो. किन कंपनीज का शेयर बाई करना चाहिए जिनमें डेट ज़्यादा है या डेट कम है? ये कोरोना के टाइम पे क्या बात हो रहा है हर जगह कि डेट ज़्यादा है या डेट कम. कम, ऑब्वियसली, बिकॉज ये डेंजरस टाइम है, एक्सीडेंट हो जाएगा. रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या किया, टोटल में 5 बार अपना स्टेक जियो में बेच दिया है टू रेज मनी टू रीपे द डेट. By 2021, it wants to become debt free. By 2021, Reliance will be VU. Reliance will be VU. Okay? VU. Reliance VU बन जाएगा, वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म. कोई बच्चा बोलेगा सर उस केस में तो रिलायंस का वैल्यू कम हो जाएगा बिकॉज फॉर्मूला है VL इक्वल टू VU प्लस टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट. तो यार MM ने कुछ कैप्चर नहीं किया, वो था एक्सपेक्टेड बैंक्रप्सी कॉस्ट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, जो कि ट्रेड ऑफ थियरी में है. थियरी लिखा हुआ बुक में, स्टैटिक ट्रेड ऑफ थियरी, कि टैक्स एडवांटेज तो होता है डेट का, पर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का कॉस्ट लगता है, बैंक्रप्सी का कॉस्ट लगता है. उस कारण लीवर्ड फर्म का वैल्यू का फॉर्मूला एक्चुअली कौन सा है? VU प्लस टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट माइनस एक्सपेक्टेड बैंक्रप्सी कॉस्ट. ये ट्रेड ऑफ थियरी में है. VL इक्वल टू VU प्लस टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट माइनस एक्सपेक्टेड बैंक्रप्सी कॉस्ट. हमारे सम्स में नहीं है वो. वी डोंट हैव एक्सपेक्टेड बैंक्रप्सी कॉस्ट, प्रोबेबिलिटी के हेल्प से निकाला जाता है. ठीक है, वो नहीं है हमारे. समझ गए. सो ये जो है ना कि ईपीएस के बेसिस पे सबसे हाईएस्ट वो बेस्ट है, ये गलत तरीका है. अगर पी रेशियो दिया रहता तो सेकेंड ऑल्टरनेटिव में पी रेशियो गिरता, बिकॉज दुनिया को
डर लगता है इस कंपनी से, ये कंपनी डेट ले रही है, अकॉर्डिंगली इसका प्राइस कम आ सकता था इन स्पाइट ऑफ हायर ईपीएस। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हायर ईपीएस शेयर प्राइस कम आ सकता था। ठीक है ना, ओके। चलिए, अब है कमल बोल रहा था ईबीआईटी के बारे में बताइए। क्या बताऊं यार ईबीआईटी के बारे में? मैंने ये बोला कि सब में प्री टैक्स प्रॉफिट 60 लाख दिया हुआ है, तो प्री टैक्स प्रॉफिट में किसी को लगेगा कि पीबीटी है, यस लग सकता है, बट सम को देख के समझ में आया इंटरेस्ट का बात हो रहा है सेकेंड ऑल्टरनेटिव में, पीबीटी कैसे हो सकता है, कि जाहिर है वो ईबीआईटी है। तो इतना सही बात कमल बोल रहा था मैं, ठीक है, कि जो प्री टैक्स प्रॉफिट बोला है ये ईबीआईटी बोला है। ठीक है, कंप्लेन करने को आप कर सकते हो, बट दैट्स द वे इट इज़ कि यहाँ पे ईबीआईटी मानना था। ठीक है ना, मैंने बोल दिया है कमल, आपको सुन गया होगा जो मेरे को बोलना था मेरी तरफ से। ये सम कराने का मेरा एकदम भी मन नहीं है, मैं केवल डिस्कस करके आगे निकलूंगा। वेरी वेरी बोरिंग सम, इलॉजिकल सम, बट इंपॉर्टेंट सम। बोरिंग, इलॉजिकल, सॉरी शीट दिखाना पड़ेगा ना। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कराने का मेरा एकदम भी मन नहीं है। बोरिंग सम है, इलॉजिकल सम है, बट इंपॉर्टेंट सम है, आप लोग को याद आ जाएगा। तो इस सब में 3 ऑल्टरनेटिव था। एक था पैसा इक्विटी से रेस करेंगे, दूसरा था पैसा डेट से रेस करेंगे, तीसरा था प्रेफरेंस से रेस करेंगे। और डेट और प्रेफरेंस का रेट सेम था। इक्विटी से रेस करेंगे या डेट से रेस करेंगे या प्रेफरेंस से रेस करेंगे, और डेट और प्रेफरेंस का इंटरेस्ट रेट सेम था। तो अगर डेट और प्रेफरेंस का इंटरेस्ट रेट सेम है तो कौन सा टैक्स डिडक्टेबल है? अगर डेट का और प्रेफरेंस का रेट सेम है तो कौन सा टैक्स डिडक्टेबल है? अगर डेट का और प्रेफरेंस का रेट सेम है तो कौन सा टैक्स डिडक्टेबल आपको दिख रहा है? डेट का और प्रेफरेंस का रेट सेम है 8%। डेट का और प्रेफरेंस का रेट सेम है। ये लोग या तो इक्विटी से पैसा रेस करेंगे प्लान ए, या प्लान बी इक्विटी से हाफ डेट से हाफ, या प्लान सी इक्विटी से हाफ और प्रेफरेंस से हाफ। ठीक है, और डेट का और प्रेफरेंस का रेट सेम है 8%, 8%। तो जाहिर है डेट बढ़िया ना, बिकॉज डेट का तो 8 का 8 इंटू 1 - t हो जाएगा, पर प्रेफरेंस का तो 8 माने 8। तो इसमें ऑल्टरनेटिव बी विल ऑलवेज डोमिनेट ऑल्टरनेटिव सी। ऑल्टरनेटिव बी विल ऑलवेज डोमिनेट ऑल्टरनेटिव सी। प्लान बी जो है वो प्लान सी को हमेशा डोमिनेट करेगा। प्लान सी खराब है, प्लान बी और सी में कभी इंडिफरेंस आ ही नहीं सकता है, प्लान बी और सी में कभी मुकाबला आ ही नहीं सकता है। प्लान बी हमेशा ए सी को डोमिनेट करेगा। तो इंडिफरेंस जो आएगा वो ए और बी में आएगा और ए और सी में आएगा, पर बी और सी में इंडिफरेंस नहीं आ सकता। ठीक है, सी बेकार है बी के मुकाबले, सी बेकार है बी के मुकाबले। लोगों को याद आ रहा होगा ये सम, ठीक है, याद आ रहा होगा ये सम। ठीक है, 2 बार सम किए थे क्लास में, बहुत ही माने वाहियात सम है, बट इट कैन कम इन द एग्जाम। ठीक है, तो इस सम में रेस करना है अपने को 2 लाख रुपया, या तो इक्विटी से प्लान ए, या 1 लाख इक्विटी और डेट से, या 1 लाख इक्विटी से और 1 लाख प्रेफरेंस से। ठीक है ना, टैक्स रेट दिया हुआ है, और इक्विटी शेयर्स को 20 रुपया पे इशू करना है, 10 रुपया 20 रुपया, तो 2 लाख बाई 20, वैसे वैसे नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी 80,000 दिया हुआ है। ठीक है, 80,000 पूछ रहा है, तीनों ऑल्टरनेटिव में ईपीएस निकालो। दैट्स सो इजी यार। ईबीआईटी अपने को पता है, ईबीआईटी कितना, ईबीआईटी 80,000 है, उसमें से इंटरेस्ट लेस करेंगे पीबीटी, टैक्स लेस करेंगे पैट, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करेंगे पाफिश, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ईपीएस। I hope it is okay. Speed doesn't matter. EBIT less interest, PBT less tax, PAT less preference dividend, PAFISH by number of shares, EPS. ये तो एकदम रटा जाना चाहिए। Given 2 papers of accountancy and then we do it in FM. अगर कोई EBIT से EPS में अटकता है, उसको प्रॉब्लम होती है, तो इसका मतलब उसको दिक्कत होगी। ठीक है, सेकेंड पूछा है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आप लोग निकाल के बताना, फिगर्स आपके सामने है, वेट कर रहा हूँ। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आप लोग को निकालना है। इतने इजी फिगर्स सब मुंह जुबानी निकाल सकते हो। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मुंह जुबानी निकाल सकते हो। ऑल्टरनेटिव ए में, प्लान ए में फाइनेंशियल बीईपी क्या है? 0, बिकॉज इंटरेस्ट या प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं। फाइनेंशियल बीईपी का मतलब होता है ईबीआईटी कितना होना पड़ेगा जिससे कि ईपीएस 0 हो जाए। ईबीआईटी कितना होना पड़ेगा जिससे कि ईपीएस 0 हो जाए। कोई स्टार्टिंग में पूछ रहा था कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है। ईबीआईटी कितना होना पड़ेगा जिससे ईपीएस 0 हो जाए, तो ईबीआईटी इंटरेस्ट के बराबर होना पड़ेगा। और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो प्रेफरेंस डिविडेंड का प्री टैक्स अमाउंट, ईबीआईटी इक्वल टू आई
प्लस डीपी बाय 1 माइनस टी, ये फॉर्मूला था, कल भी किए थे अपने फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ए में 0, सही बोला श्रीधर ने। बी में 8% ऑफ 1,08,000 और सी में 16,000, एकदम सही, वेरी गुड। ए में 0, बी में 8,000, सी में 16,000। 0, 8,000, 16,000, प्रीति, हितेश सबने बोला है 0, 8,000, 16,000 का फॉर्मूला क्या है? आई प्लस डीपी बाय 1 माइनस टी। तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में प्लान ए में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, सेकंड में इंटरेस्ट 8,000 है, थर्ड में प्रेफरेंस डिविडेंड 8,000 है, दैट बाय 0.5 16,000 आएगा। 0, 8,000, 16,000 तो बहुत खराब है ऑल्टरनेटिव सी, उसका ब्रेक इवन पॉइंट भी बड़ा है। ब्रेक इवन पॉइंट जितना बड़ा होता है उतना खराब होता है, तो पता ही होगा। ब्रेक इवन पॉइंट तो जितना जल्दी हो उतना बढ़िया। Indicate if any of the plans dominate and compute the EBIT range among the plans for indifference। तो अपने को प्लान ए और बी में इंडिफरेंस निकालना है, प्लान ए और सी में इंडिफरेंस निकालना है, और बी और सी में इंडिफरेंस डज नॉट हैपन, बी ऑलवेज डोमिनेट सी। ए और बी में इंडिफरेंस निकालना है, बी और सी में इंडिफरेंस निकालना है, और ए और सी में ए और सी में इंडिफरेंस और ए और बी में इंडिफरेंस। इतनी बार बोलूंगा तो गलती बोलूंगा ही, बी और सी में इंडिफरेंस नहीं है, बी डोमिनेट्स सी, ठीक है ना। तो ये सम इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वाहियात सम है, बढ़िया सम। क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया सम। इससे वो सैयद पूछ रहा था ना, इंट्रिंसिक वैल्यू क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया सम है, देखिए। मील लिमिटेड। तो बच्चे मेरे को बोलते हैं ना कि सर आप बहुत सीरियस हो, बोरिंग हो, इसलिए चलो राज की बात बताता हूँ। जितने भी सम्स हैं ना, जितने भी सम्स, वो सारे सम्स में मैंने किताब का नाम चेंज कर दिया था और सारे बढ़िया बढ़िया नाम रख लिए थे, जो लव, रोमांस, ये सब के जो नाम होते हैं ना, वो सब नाम रख लिए थे। तो अगर आप खोजेंगे ना, सारे सम्स में नाम उस तरह के दिए हुए हैं। मैं देखा कुछ तो डिफरेंट हों। मील का स्पेनिश मतलब होता है हनी, ठीक है। तो प्रेम के पंछी लोग एक दूसरे को हनी बोलते हैं ना, हनी लिमिटेड। Meal Limited, I'm really sorry. Meal Limited is foreseeing a growth rate of 12% per annum in the next 2 years. तो 12% फर्स्ट ईयर, 12% सेकेंड ईयर, 2 साल ग्रोथ रेट होगा 12%। ग्रोथ रेट इज लाइकली टू बी 10% फॉर द थर्ड एंड फोर्थ ईयर। 12, 12, 10, 10, 4 साल का ग्रोथ रेट, 12, 12, 10, 10। आफ्टर दैट ग्रोथ रेट विल स्टेबलाइज टू 8% पर एनम फॉर एवर। पर एनम फॉर एवर का फॉर्मूला समथिंग बाय आई माइनस जी, ठीक है, समथिंग बाय आई माइनस जी पर एनम का फॉर्मूला। इफ द लास्ट डिविडेंड वाज 1.5 पर शेयर, लास्ट डिविडेंड मतलब क्या होता है? D0, लास्ट डिविडेंड इज D0। इफ द लास्ट डिविडेंड वाज 1.5 पर शेयर, ओके। कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है, सब मजा उठा रहे मेरा। एंड द इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 16%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 16%, RE जिसे टानना है। डिटरमाइन द करंट वैल्यू ऑफ द शेयर। तो ठीक से सुनिए, वैल्यू ऑफ एनीथिंग इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो। तो सैयद आपको कल यही बता रहा था कि जो NPV है ना, NPV, लोग नया नया नाम सजेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। बोल रहा है सोना, बाबू, ये सब नाम क्यों नहीं दिए? जो क्या यार, डाइवर्ट हो रहा हूँ। हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कोई भी एसेट है उससे जो कैश फ्लो आने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू। NPV में से N हटा दो, जो PV होता है ना, वही इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। तो अगर शेयर बाई करेंगे तो शेयर से क्या मिलेगा? D1, D2, D3, D4 और जिंदगी भर का डिविडेंड। D1, D2, D3, D4 और जिंदगी भर का डिविडेंड। तो D1, D2, D3 और D4 तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, पर उसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ रेट फॉर एवर है। D1, D2, D3 और D4 को तो टाल लेंगे और उसके बाद जिंदगी भर के लिए D5 बाई आई माइनस जी। D1, D2, D3, D4 निकालेंगे और 4 साल बाद खड़े होके D5 बाई आई माइनस जी, ठीक है ना। तो इन दैट केस सम सॉल्व करना चालू करते, चलिए मजा आएगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है और डिविडेंड लास्ट ईयर 1.5 था, तो आप लोग का थोड़ा हेल्प चाहिए प्लीज। ईयर्स ग्रोथ रेट, DPS प्रेजेंट वैल्यू, ईयर्स 1, 2, 3, 4, ग्रोथ रेट 12%, 12%, 10%, 10%, ये ग्रोथ रेट है।
डिविडेंड पर शेयर, तो 1.5 था, 1.5 को ग्रो कराते हुए बोलिएगा 1.5 इंटू 1.12, 1.5 इंटू 1.12 बता रहे हैं क्या आप? 1.5 था लास्ट ईयर, 12% बढ़ेगा तो 1.12 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आया आलोक, बोलो यार। 1.5 इंटू 1.12 1.68 शिवल ने बोला। वापस से इंटू 1.12, आओ जोश में, इंटू 1.12 1.68 इंटू 1.12 बताइए प्लीज, आगे बताते जाइए। स्नेहा बताते जाइए। स्नेहा, होप आप वो स्टूडेंट नहीं है जिसने दूसरे फैकल्टी का टेलीग्राम पे डाला था, प्लीज़ मत डालिएगा अगर आप है तो, ठीक है ना, डोंट डू ऑल दैट। और अगर आप वो नहीं है तो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। 1.88 इंटू 1.1, 1.88 किसी ने चारों लिख दिया है, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, इंटू 1.1 2.07, वेरी गुड प्रीति, 2.07 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इक्वल टू 2.27 या 28 बोल रहा है श्रीधर, ठीक है सर। वो मुझे CHRD कर चली गई। जतिन क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तुम पक्का पंजाब से हो लग रहे, तो अकॉर्डिंगली थोड़ा टोन मेरे अलग जा रहा है। माई पंजाबी इज़ नॉट दैट गुड, ऑल दो फ्रेंड्स बहुत है। सो 2.27 या 2.28 है, सब जन 2.28 इंसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है 2.28। चलिए प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है, उनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1.68 इंटू 0.862, 1.68 इंटू 0.862, प्लीज बताइए 1.68 इंटू 0.862, 1.68 into 0.862. शुभांकर नो कमेंट्स। 1.68 into 0.862। प्रेजेंट वैल्यू कॉमा कॉमा दे के बता दो यार। 1.45 बोल रहा है श्रीधर। नेक्स्ट वाला 1.88 into 0.743, 1.88 into 0.743, मैंने 2 डेसिमल लिख दिए। 1.88 into 0.743, 1.4 किसने लिखा? रुचि ने लिखा है। 1.33, 1.26 श्रीधर ने भी लिखा है। आई हैव नॉट डन सर, स्नेहा ने बोला। स्नेहा, आई वॉज नॉट रेफरिंग टू यू देन, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। 1.45, 1.4, 1.33, 1.26, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू टोटल कितना? तो टोटल कितना आ रहा है? ये टोटल 1.45 प्लस 1.4 प्लस 1.33 प्लस 1.26 इक्वल टू 5.44 आने वाले 4 साल का प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट 4 ईयर्स। पर शेयर का दाम निकालने के लिए केवल 4 साल का पीवी नहीं चाहिए, जिंदगी भर का पीवी चाहिए, जिंदगी भर का, ठीक है, जिंदगी भर का पीवी। तो इसको हम लोग तो क्लास में बोलते थे स्टेज 1, स्टेज 1 एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड, एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड। ये कराया हुआ है पर कम थी प्रैक्टिस है क्योंकि ये आता कम है। एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड, एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड। अब स्टेज 2, स्टेज 2 हॉराइजन पीरियड, हॉराइजन पीरियड बियॉन्ड 4 ईयर्स, बियॉन्ड 4 ईयर्स। तो बियॉन्ड 4 ईयर्स जो है ना, बियॉन्ड 4 ईयर्स अपने यहाँ पे 4 ईयर्स के एंड पे खड़े हो गए और अपने P4 निकाल रहे हैं, प्राइस एट द एंड ऑफ 4th ईयर। अगर मैं शेयर तुमको 4 साल बाद बेचूंगा, अगर मैं, मेरे पास शेयर है, मैं तुमको 4 साल बाद बेच रहा हूँ, तो तुम क्यों खरीद रहे हो? उसके आगे का डिविडेंड्स पाने के लिए। मैं तुमको शेयर अगर 4 साल बाद बेच रहा हूं तो तुम क्यों खरीद रहे हो? उसके आगे का डिविडेंड्स पाने के लिए। तो 4 साल बाद शेयर का दाम क्या होगा? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, उन सब का पीवी। लकीली उसके बाद ग्रोथ रेट सेम है। तो फॉर्मूला
D5 डिवाइड बाय RE माइनस जी. ओके, D5 बाय RE माइनस जी. D5 डिवाइडेड बाय RE माइनस जी. P4 इक्वल टू D5 बाय RE माइनस जी. जतिन बोल रहा है मैसेज बहुत लेट जाते हैं, सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. यस, उसी को हम लोग और सुधार रहे हैं जतिन, वी आर वर्किंग ऑन इट. ठीक है, टू इम्प्रूव इट. अचानक से ये आ गया ना कोरोना वाला चीज़, तो जो अपना धीरे धीरे प्रोजेक्ट 2021 तक उठना था वो अभी उठ गया. D5 बाय RE माइनस जी. तो D5 क्या है, जो D4 था ना, शिवल सही बोला आपने, जो D4 था 2.28 उसको ग्रो कराएंगे. क्या ग्रोथ था 5वें साल से, क्या ग्रोथ था बोला, तो उसके बाद ग्रोथ रेट 8% पर एनम, थर्ड लाइन में दिख रहा है 8% पर एनम फॉर एवर था. तो अकॉर्डिंगली 2.28 इंटू 1.08 डिवाइड बाय RE क्या चल रहा है अपना, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 16%, आपको सेकेंड लास्ट लाइन में दिख रहा होगा 16% RE है, माइनस G 0.08. बताइए 2.28 इंटू 1.08 डिवाइड बाय 0.08. ये 4 साल बाद शेयर का दाम आएगा. किसी ने बताया है, रुचि बोल रही है 30.78 आ रहा है, शुभांकर भी बोल रहा है 30.78 आ रहा है. 2.28 इंटू 1.08 डिवाइड बाय 0.08, तो ये 30.08 आ रहा है. रुचि शुभांकर दो जन ने बोला है 30.78 है ना, 30.78 आ रहा है. यस 30.78. ये तो 4 साल बाद हुआ, पर अपने को तो आज निकालना है. तो इसका पीवी ऑफ P4, इसका पीवी ऑफ P4 इज 30.78 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर 4 साल पीछे, इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.552 इंटू 0.552 इंटू 0.552, 30.78 इंटू 0.552, 30.78 इंटू 0.552 इक्वल टू 16.99. 16.99. ईशा ग्राफ देख के बता दूंगा फिर से, आपको एक्सप्लेन समझ में नहीं आया तो मैं ग्राफ देख के इसके बाद बताऊंगा. ठीक है ना ईशा, 2 मिनट बाद बताऊंगा ग्राफ दिखा के. 16.99. Therefore, वैल्यू ऑफ द शेयर जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द शेयर इक्वल टू स्टेज 1 में जो 4 साल का पीवी था प्लस स्टेज 2 जो 4 साल के बाद का पीवी, जिंदगी भर का प्रेजेंट वैल्यू. स्टेज 1 प्लस स्टेज 2. किसी को भी क्लैरिटी कम है तो मैं अभी उसको ग्राफ बना के दिखाऊंगा. तो स्टेज 1 में 5.44 आया था मेरे ख्याल से, और स्टेज 2 में 16.99. तो 5.44 प्लस 16.99 22.43. 22.43 आंसर है. 22.43 आंसर है. 22.43. अगर कॉन्सेप्ट में कोई वीक है तो मैं उसको अभी ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, डोंट वरी, दिखा रहा हूँ. ठीक है, अभी दिखा रहा हूँ. 22.43 आंसर है. ठीक है ना, ओके. सुनिएगा प्लीज़ वापस से. ये नंबर लाइन है, एक शेयर है जिसका दाम क्या होना चाहिए हमको नहीं पता, तो हम उसके बदले क्या पे करेंगे, उससे जो डिविडेंड मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू. पर डिविडेंड जो है वो ज़िंदगी भर का लेना है, ज़िंदगी भर का डिविडेंड लेना है अपने को, ज़िंदगी भर का. पर ऐसे बोलना आसान है, करना तो डिफ़िकल्ट है ना, क्योंकि ज़िंदगी भर का डिविडेंड कैसे निकाले, उसके लिए फॉर्मूला चाहिए. परपेचुइटी होता है तो A/I करते हैं, और परपेचुअल ग्रोथ होता है तो समथिंग बाय I माइनस G करते हैं. तो इस सब में जो फर्स्ट 4 ईयर्स है उनका तो पीवी हमने अलग अलग निकाल लिया, फर्स्ट 4 ईयर्स का, उसमें फॉर्मूला नहीं लगा पाए. पर यहाँ से हमने फॉर्मूला लगा दिया D5 बाय I माइनस G, उससे P4 आ गया, और उसके बाद इस P4 को एक साथ यहाँ पुल कर लिया. तो ये स्टेज 1 आया मेरा, ये स्टेज 2 आया. यू हैव टू थिंक, मेरे को सबका पीवी निकालना था, तो मैं 1 2 3 4 का पीवी तो अलग निकाल लिया, फिर 4 पे खड़े होकर उसके आगे का निकाला D5 बाय I माइनस G, वो जो आया उसको पुल कर लिया आज. यू हैव टू पिक्चराइज दिस इन योर माइंड. ठीक है, यू हैव टू पिक्चराइज दिस. CA फाइनल में ये सब बहुत है, CA इंटर में ये कम है वैल्यूएशन, CA फाइनल में ये सब बहुत है.
ठीक है, वहाँ पे इक्विटी का अलग अलग तरीके से, जैसे रिलायंस का जो डील है उसका वैल्यूएशन कैसे करे, जियो को कैसे वैल्यू करे, आईटीसी में 4 डिवीजन है, चारों को कैसे वैल्यू करे, मर्जर्स एंड एक्विजिशन कैसे करे, ठीक है ना, वो सारा का सारा सीए फाइनल में इन्वॉल्व है। ठीक है, और सीए फाइनल में चार्ट्स भी है, जो टेक्निकल चार्ट्स होते हैं ना, टेक्निकल एनालिसिस वाले, वो भी है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में चार्ट्स कैसे देखते हैं, आपने सुना होगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव, करेंसी, रूपी, डॉलर, उन सब का बहुत अच्छा पिकअप है सीए फाइनल में इंटर के बाद। ठीक है ना, तो ये अपना एक्सप्लेनेशन हो गया वैल्यूएशन ऑफ शेयर का। ठीक है, ओके, आई थिंक यहाँ आपने स्टॉप करेंगे। तो ये 3 दिन लेवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये जो आपने किए, इसमें देखो ये तो बहाना था, सब कराया हुआ था क्लास में, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया बता दिया। आप भी बहुत दिन से अकेले पढ़ाई कर रहे हैं। करीब 1 महीना पहले आज से वर्किंग कैपिटल के बहाने आपसे मुलाकात हुई थी जिन लोग थे, और अभी वापस से मुलाकात हो गई। और अब तो खैर सब चीज़, लॉकडाउन खुल रही है, एग्ज़ाम जुलाई में है ही जिनके हैं, नवंबर में जिनके एग्ज़ाम हैं उनको बहुत ही क्या बोलते हैं स्पीड से पढ़ाई करनी चाहिए। मैं खास कर ये कैलकाटा के बच्चों को बोलूँगा, बिकॉज कैलकाटा में एक चीज़ है जो कि ऑल इंडिया में नहीं है, बता रहा हूँ क्या, आप जानिए। कैलकाटा में ना फाउंडेशन जो है, सीए फाउंडेशन, वो सब बच्चों को बहुत आसान लगता है, और बिकॉज वो लोग 11-12 के बेसिस पे टानते हैं, तो फाउंडेशन का इज्जत कैलकाटा में कोई करते नहीं है। और फाउंडेशन के बाद वो लोग को इंटर भी आसान लगता है, और दोनों ग्रुप एक साथ ज्वाइन करते हैं। मैंने कोई बच्चा नहीं मिलेगा कैलकाटा में जो फाउंडेशन के बाद इंटर का एक ग्रुप ज्वाइन करता है, वो दोनों ग्रुप ही देगा। ठीक है, तो पर वो करता कब है, एकदम रिजल्ट निकलने के बाद, और ये फिर समझ में आता है कि नहीं यार ये तो अलग इलाका है, टैक्स अलग है, कॉस्ट अलग है, एफएम अलग है, लॉ अलग है, ऑडिट अलग है, अकाउंट्स अलग है, एडवांस्ड अकाउंट्स अलग है, और बेचारा फेस नहीं कर पाते, तो या तो पास नहीं कर पाते और या फिर एक ग्रुप को छोड़ता है। और ऐसे कितने सारे फैमिलीज़ हैं जो लोग 2-3 साल लगाए थे सी इंटर क्लियर होने में। तो मेरा अनुरोध है कि समझें, इस बार जो लॉकडाउन हुआ वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जो लोग भी स्ट्रेस्ड थे कि यार समय नहीं मिल रहा है, ट्यूशन में जा जा के पागल हो गए हैं, उनको समय मिला पढ़ने का। ठीक है, तो यू ऑल शुड गेट द मोस्ट of this opportunity and you should ensure that you really pass CA Inter in the first attempt। आपका रैंक आए, आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आए, बिकॉज CA Inter अगर पास कर लिए ना, वो क्या था, किंगफिशर एयरलाइंस का, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, ऐसा कुछ था ना। तो उस बंदे को अभी क्या बोलते हैं, इंडिया में लाने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। विजय माल्या को वो पैसा ले खड़ा है कि प्लीज़ पैसा, मेरा पैसा ले लो, मेरे को छोड़ दो। बट अब पैसा लेने की बात नहीं है, अब तो उससे खुन्नस निकालने की बात है। उसको बुला के, और वो जो होता है ना, वी हैव टू स्ट्रिप आउट हिज क्लोथ्स, ठीक है, फॉर व्हाट ही हैज़ डन टू बैंक्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, हु आर लैंग्विशिंग एट 20 रुपीज़। कुछ सोच सकता था पंजाब नेशनल बैंक का शेयर का दाम, ठीक है, 20-30 रुपया, ठीक है, कहाँ वो शेयर का दाम 200-250 रुपया होता था। तो मैं तो खैर डाइवर्ट करता हूँ तो डाइवर्ट ही कर देता हूँ, ठीक है, लेट मी नॉट। सो इट हैज़ बीन अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू बी योर गाइडर, टू बी योर ट्रेनर in CA Inter, and I hope you will reward me, reward your family, reward yourself with very very good marks, and then proceed towards CA final and towards financial markets। ठीक है, तो be connected, and that was from my side to all of you। टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहेंगे अपने, जो टेलीग्राम पे नहीं है आ जाए, ज्वाइन कर लें। इट्स अ हेल्दी डिस्कशन गोइंग ऑन ओवर देयर। थैंक यू, बाय बाय।